चलिए आ रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्टैटिक जीके का ये पहला वीडियो आपका है। कह रहा है आपसे यहाँ पर भारत के पड़ोसी देश, उनकी जो देश है और राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा से नहीं बनाता है। चलिए बताइएगा कि कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और आपका मणिपुर। जवाब क्या बनेगा? तो देखिए यहाँ पर जो म्यांमार है, अगर हम देखें कि म्यांमार की जो कुछ आपकी अवस्थिति है वो कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर म्यांमार है, लेकिन जो आपका पड़ता है कौन सा मेघालय, वो कुछ इस प्रकार से पड़ता है। तो इसकी सीमा यहाँ से आपकी नहीं मिल पाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा बनेगा? मिजोरम हो जाएगा या मेघालय? तो ऑप्शन आपका बनेगा बी, मेघालय। ये म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाओं से संबंध पड़ोसी देशों में से कौन नहीं है। मतलब आपसे ये पूछा गया है कि भारत के साथ जल सीमा और स्थल सीमा, मतलब ये दोनों सीमाएं नहीं लगती हैं। बताइएगा कि कौन से देश से नहीं मिलती हैं। चलिए यहां पर ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका सी नंबर। देखिए यहां पर देखो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ नदियां हैं और स्थल दोनों है। पाकिस्तान में भी आपकी नदी जाती है और आपका स्थल भी है। ठीक है। म्यांमार में एक नदी है आपकी नैपई गांव, वो भी आपकी बनाती है। कुल मिला के यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीलंका आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्रीलंका यहां पर जवाब आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। बताइएगा कि यहां पर सही क्या हो जाएगा। बताइएगा कि भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या असम। चलिए तो यहां पर देखो भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य में कौन कौन से शामिल हैं? सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। जिनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है आपका कौन? तो आपका असम बनाता है। कौन बनाता है? असम बनाता है। आपने देखा होगा कि आपका जैसे आपका ये मैप है और इस मैप में आप जैसे ही आप जाते हैं यहाँ पर आपका भूटान इस जगह पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है और जो आपका असम स्थित है कुछ इस प्रकार से लंबी सीमा आपका बनाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए बताइए उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। यहाँ पर दिया है पीलीभीत, श्रावस्ती, सीतापुर, आपका महाराजगंज। जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जो लोग पहली बार है उनका वेलकम है, तहे दिल से वेलकम है। लगातार क्लास से लीजिएगा, 100% आपको सफलता मिलेगी इस चैनल से। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। देखिए आपका नेपाल के साथ सीमा नहीं मिलती, आपकी सीतापुर की सीमा नहीं मिलती है। जबकि पीलीभीत, श्रावस्ती, महाराजगंज ये नेपाल के साथ जुड़े हैं। आपको यूपी जी के बताया होगा कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, सीतापुर। सीतापुर जो जाना जाता है वो आपकी गुड़ धो के लिए भी आपका जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए गन्ना बहुतायत में देखने को मिलता है। ठीक है, और चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष है। यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना भी है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? स्टैटिक जीके में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भी। यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ आपकी देश है और आपकी राजधानी है। देखो यहाँ पर दिया है जाम्बिया की राजधानी कह रहा है आपसे क्वाचा है, सॉरी जाम्बिया की जो मुद्रा है वो आपकी क्वाचा है। मोरक्को की दिया गया है दिरहम है और किर्गिस्तान की आपकी सोम है। उत्तर कोरिया की दिया है बहत। क्या दिया है? बहत। आपको याद आ गया होगा कि बहत जो आपकी मुद्रा है ये आपकी कहाँ की है? ये है थाईलैंड की है। कहाँ की है? ये थाईलैंड की मुद्रा है। ठीक है, कहाँ की है? ये थाईलैंड की मुद्रा है जो आपकी बहत है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर कोरिया की जो मुद्रा है वो आपकी कौन सी है? तो वान है। वान क्या है? वान है। यहाँ की मुद्रा क्या है? वान है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सुमेलित नहीं था। ठीक है ना, याद रहेगा। अच्छा पूछे कि उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो उत्तर कोरिया की मुद्रा क्या है? तो याद रखिए प्योंगयांग। क्या है उत्तर कोरिया की मुद्रा? प्योंगयांग है। ठीक है, प्योंगयांग हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आ गया है कि किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है। किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है? चलिए बताइएगा, बांग्लादेश, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर या तुर्की। जवाब क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पेसो कहा जाता है। पीसो आपने सुना है ना? पीसो सुना है ना? पीसा सुना है, पीसो सुना होगा, थोड़ा बहुत सुना होगा। तो पीसा सुने हैं आप, फिलीपींस है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी हो जाएगा, फिलीपींस की मुद्रा को पेसो कहा जाता है। और अगर आपसे पूछे कि फिलीपींस की जो राजधानी है वो आपकी कौन सी है, राजधानी पूछा गया है तो राजधानी क्या हो जाएगी? तो आपको याद होगा मनीला। क्या है? मनीला है। याद रखिए मनीला है। फिलीपींस की जो राजधानी है वो आपकी मनीला है। अगर पूछे बांग्लादेश तो बांग्लादेश को यहाँ पर मुद्रा कौन सी है? टका है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका आपकी है। पूर्वी तिमोर की अगर पूछे, पूर्वी तिमोर की अगर पूछे कि यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? तो अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, इसकी क्या मुद्रा है? अमेरिकी डॉलर है। किसकी? पूर्वी तिमोर की अमेरिकी डॉलर है। वहीं पर तुर्की की मुद्रा क्या है? तुर्की की याद रखिए एग्जाम में पूछा गया है। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। ठीक है, तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा है। ये आईएमपी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे अगला है, देखो मैं हर एक क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो पूरी तरीके से आपको समझ में आता रहे, ताकि दोबारा से जब भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो हर एक क्वेश्चन को समझ जाए कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है। चलिए, किस देश का पुराना नाम रोडेशिया था? किस देश का पुराना नाम रोडेशिया था? यहाँ पर जवाब देना है और यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। क्या बात है? यहाँ पर जाम्बिया आ रहा है।
चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी हो जाएगा जाम्बिया। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, जाम्बिया का पुराना नाम रोडेशिया था। अच्छा ये पूछा जाए कि नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था। नीदरलैंड का पुराना नाम हालैंड था। ठीक है, क्या था, हालैंड था। हालैंड आपने नाम सुना होगा। हालैंड की एक प्रजाति है, गाय की प्रजाति है, गाय की एक प्रजाति है जर्सी। ठीक है, जर्सी आपने नाम सुना होगा। जर्सी एक गाय की प्रजाति जो कि आपकी हालैंड की है, वो इतना दूध देती है, इतना दूध देती है कि कोई व्यक्ति अगर बैठ जाएगा दूहने के लिए तो उसके हाथ थक जाएंगे। इसलिए यहाँ की जो गाय होती है, इनके दूधों को मशीन के माध्यम से निकाला जाता है, जर्सी गाय होती है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे ये हो गया ना कि नीदरलैंड का जो पुराना नाम था हालैंड था। वहीं पर पूछा जाता है ईरान का पुराना नाम। ईरान का पुराना नाम क्या था, तो पारसिया, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये पारसिया किस देश का पुराना नाम था, तो पारसिया था आपके ईरान का था। तो तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन आपसे कौन पूछा गया है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। न्यूजीलैंड की राजधानी आपसे पूछा है, न्यूजीलैंड की राजधानी ऑकलैंड, नेपियर, क्राइस्ट चर्च या वेलिंगटन। यहां पर जवाब सही क्या हो जाएगा, चलिए जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। बहुत अच्छे, बढ़िया तैयारी आपकी है। ये न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन है। कहां पर आपकी है, वेलिंगटन। ये पड़ता कहां पर है, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है ये आपका वेलिंगटन। ठीक है, इसकी राजधानी भी आपकी क्या है, वेलिंगटन आपकी है। ठीक है, और ये देखा जाए न्यूजीलैंड पूर्णतः देखा जाए पहाड़ी देश है। ठीक है, पूर्णतः देखा जाए पहाड़ी देश है। एक क्वेश्चन और बनता है न्यूजीलैंड से, एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है, कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है, ब्रिटेन किसे कहा जाता है। तो सर आपका जवाब हो जाएगा क्या, न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो आपके दिए हैं ऑकलैंड है ना, और आपका दिया है नेपियर, ये क्या है, ये सभी क्या है, न्यूजीलैंड के शहर हैं। ये न्यूजीलैंड के क्या है, सभी शहर हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए भाई कौन नहीं सुमेलित है देख लेते हैं। यहां पर देखो देश दिया और राजधानी, जमैका की राजधानी दिया हैमिल्टन। तो आपको याद हो गया होगा कि हैमिल्टन यहां की नहीं है ना। जमैका की राजधानी किंगस्टन है। क्या है, जमैका की राजधानी क्या है, यहां की राजधानी है किंगस्टन। क्या है भाई, तो आपके यहां पर हो जाए किंगस्टन, ये इसकी राजधानी है। ठीक है, क्योंकि हैमिल्टन आपको कनाडा आपने सुना होगा, हैमिल्टन आपने सुना होगा कनाडा है ना। तो इसका मतलब है कि यहां पर पहला ही ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है ना, वहीं पर देख सकते हैं बहामास की जो राजधानी है वो आपकी नासाउ है, और यहीं पर देखा जाए हैती की राजधानी पार्ट ऑफ प्रिंस है, और कोस्टारिया की है सेन जोन है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका ए हो गया है। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ओशिनियाई देश नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन ओशनियाई देश नहीं है। ओशनियाई की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर है आपकी अंडोरा। कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा, ए नंबर अंडोरा। अंडोरा जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। कैसा है, ये जो आपका है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। ठीक है, कहां का है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का ये देश आपका है, जिसकी राजधानी है अंडोरा लाविले है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तो यहां पर आ गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। स्टैटिक जीके में यही प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर देख सकते हैं बहरीन की राजधानी और मुद्रा। तो यहां पर देखो बहरीन की क्या है, पनामा और आपका दिनार। मतलब 11 का ऑप्शन आपका ए नंबर जो आपका ये सही दिया है। गिनी की आपकी है क्या दिया गया है, राजधानी दी है कोनाक्री, और आपकी फ्रैंक, मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। जॉर्जिया का दिया है तिराना और लेक। तो इसका ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जॉर्जिया जो आपका है ये दक्षिण अमेरिका का देश है ना। जॉर्जिया है ये दक्षिणी अमेरिका का देश है। इसकी राजधानी है तिब्लिसी। क्या है इसकी राजधानी, हम लिख देते हैं क्योंकि नाम भी अजीब तरीके से है। इसका जो कह सकते हैं राजधानी है वो है आपकी ती, और इसके बाद आधा बार लिखेंगे, और यहाँ पर ली लिखेंगे, और इसके बाद यहाँ पर सी लिखेंगे। तिब्लिसी इसकी राजधानी है, और मुद्रा है लारी। मुद्रा क्या है, लारी है। तो इसका ऑप्शन ये आपका गलत दिया था। वहीं पर बुल्गारिया की राजधानी यहाँ पर सोफिया है, और यहाँ पर आपकी जो मुद्रा है वो आपकी लेवा है। तो गलत कौन सा हो गया, सी नंबर आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताइएगा। चलिए बताइए संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी इनमें से क्या हो जाएगी। इस प्रश्न को तो आप लोग जानते हैं, बहुत पहले पढ़े होंगे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है, 12 का ऑप्शन आ रहा है, सी नंबर आबू धाबी है। क्या भाई, यहाँ पर ऑप्शन सी बनेगा। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, आबू धाबी है। आबू धाबी ये एक ऐसा एक प्रायद्वीप है जो कि देखा जाए 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है। कितने, 7 अमीरातों से मिलकर बना हुआ है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो मुद्रा दिया गया है, और एक तरफ आपके देश दिया है। भारत की तो आप लोग रुपया जानते हैं, पाकिस्तान की रुपया, श्रीलंका का रुपया, इंडोनेशिया का रुपया नहीं है। इंडोनेशिया की रुपया नहीं है, याद रखिएगा। इंडोनेशिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, यहाँ पर रुपया नहीं है, यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है। क्या है, यहाँ को रुपया बोला जाता है। थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर आपका रू बनाएंगे, और इसके बाद पी बनाएंगे, और या बनाएंगे। यहाँ की मुद्रा क्या है, रुपया है, रुपया। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो कहीं नहीं कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। तो क्यूबा दिया है, चिली दिया है, कोलंबिया दिया है, और आपका बेलारूसा।
यहाँ पर जो बेलारूसा है ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी नंबर। कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी नंबर, बेलारूसा। ठीक है, बेलारूसा ये आपकी नहीं है, क्योंकि रूस की मुद्रा में देखा जाए रूबल होता है ना, ये आपका बेलारूसा है, आपके रूस से संबंधित आपकी है ना, तो ये आपके यहाँ से जो आपकी मुद्रा है रूबल आपकी होती है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो। अच्छा, क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, दोबारा से आपका क्वेश्चन ले लिया गया है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। चलिए बताइए, रुपया कहा जाता है, कहाँ की है मुद्रा, किस देश की मुद्रा है, सोमालिया की है, सेनेगल की है, सूडान की है, सेशेल की है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, यहाँ पर देशों में भी रुपया आपका है ना, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सेशेल्स। ठीक है, क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा जो आपका सेशेल्स है। ये सेशेल की राजधानी आपने सुना होगा विक्टोरिया, सेशेल की राजधानी आपने नाम सुना होगा विक्टोरिया। ठीक है, विक्टोरिया आपने राजधानी सुना होगा, जो कि सेशेल की क्या है, राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा को रुपया कहा जाता है। ठीक है, रुपया कहा जाता है। यहाँ पर देखो सोमालिया दिया है, सोमालिया, सोमालिया की मुद्रा है शिलिंग। क्या है, सोमालिया की मुद्रा शिलिंग है। ठीक है, शिलिंग जो आपकी मुद्रा है ये है आपकी कहाँ की, सोमालिया की है। सूडान की मुद्रा को बोला जाता है पाउंड। ठीक है, सूडान की मुद्रा को बोला जाता है पाउंड, बोला जाता है पाउंड, बोला जाता है, याद रखिए पाउंड बोला जाता है। ठीक है, पाउंड हो जाएगा। ठीक है, और सेनेगल की मुद्रा है फ्रैंक। ठीक है, सेनेगल की मुद्रा क्या है, तो आपकी फ्रैंक है। ठीक है, क्या है, फ्रैंक है। इस प्रकार से ये भी आप नोट करते जाइएगा। ठीक है, इनको कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होंगे, जितना भी कुछ पढ़ाएंगे सब कुछ इसे मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत और राज्य केंद्र शासित प्रदेश, ये जो कि आप देख सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आपके होंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए जवाब दीजिए, इसका सही जवाब क्या बनेगा। 28 और 29, 29 और 8, 30 और 8, 28 और 8, जवाब क्या बनेगा। तो 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन डी। कह रहे हैं भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित, तो राज्य आपके 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो आपके 8 हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। और 8 ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। समझिए कि देश और राजधानी अगर आपको यहाँ पर गलती हो जाती है, मतलब आप देश और राजधानी से अगर अपडेट नहीं रहेंगे तो स्टैटिक जीके में किस चीज से अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइएगा। कह रहा है केंद्र शासित और राजधानी पूछा गया है, दिल्ली की दिल्ली आपसे दिया है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ दिया है, तेलंगाना की हैदराबाद दिया है और आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद दिया है। क्या जवाब यहाँ पर सही हो सकता है, ऑप्शन आ रहा है डी नंबर, आंध्र प्रदेश क्या है, हैदराबाद। तो देखो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा अमरावती। क्या हो जाएगा, अमरावती आपका हो जाएगा। और यह भारत का दूसरा ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा कह सकते हैं सबसे लंबी है। दूसरे नंबर का पूछा है ना, दूसरे नंबर का देश है, मतलब कह सकते हैं ये राज्य है जिसकी तटरेखा लंबी है। सबसे बड़ी लंबी तटरेखा किसकी है, तो आपकी गुजरात राज्य की है। सेकंड नंबर आपके आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश इनमें से कौन है। सबसे छोटा पूछा गया है और आंसर आपको दिख भी गया है, सबसे छोटा आपसे पूछा गया है। चलिए भाई 19 नंबर में आंसर आपको दिख गया है तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर 19 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, लक्षद्वीप ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका है, जो कि आपके 30 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। 30 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या क्वेश्चन आपका है, कह रहे उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है। यूपी जीके का भी रोल रहेगा, याद रखेगा यूपी जीके भी पीटी एग्जाम में पूछी जाएगी, लेकिन इतनी हाई लेवल की नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल होगा, जो कि यूपी जीके से रिलेटेड आपके होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों की स्पर्श करती है, 20 का ऑप्शन बनेगा। यहाँ पर आपका कौन सा, अन्य कितना पूछा गया, देखो दिया गया अन्य, और अन्य का मतलब हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि अन्य पूछ लिया है तो ऑप्शन आपका सी, यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा। 8 राज्य शासित प्रदेशों से होता है और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 8 आपके यहाँ पर हो जाएंगे आपके राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और बना लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन और बनेंगे और कुछ ज्यादा बनता नहीं है। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ, तो ये लगती है आपकी एमपी के साथ, है ना। एमपी के साथ आपकी 11 जिलों के साथ आपकी जुड़ी हुई है, और न्यूनतम लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, न्यूनतम लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको देना है, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद इनमें से क्या है। 21 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, कन्नौज या हापुड़। जवाब आ रहा है ऑप्शन डी, यहाँ पर हापुड़ आपका जवाब डी हो जाएगा। हापुड़ उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद आपका है, हापुड़ आपका हो जाएगा, जो कि देखा जाए आपके 660 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ आपका है। ठीक है, हापुड़। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है उत्तर प्रदेश का जिला, सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, तो लखीमपुर खीरी है। कौन है, लखीमपुर खीरी है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में है, 22 का जवाब दीजिए, कपड़ा, चीनी, चावल या इस्पात, बेलनी। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, यहाँ पर आपका चीनी जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा, चीनी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा है दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है। बताइए अगर आप उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं और उत्तर प्रदेश आपने पढ़ा भी है बहुत तरीके से, हमारे चैनल पे उत्तर प्रदेश की बहुत ज्यादा क्लासें आपको दी गई हैं, लगातार 1 साल से क्लासें दी जा रही हैं, तो आपको याद होगा कि जो औरैया जिला है, औरैया जिला है ये किसके उत्पादन में है, तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया शुद्ध देसी घी। बिल्कुल जवाब सही है ना, बहुत यादव लोग यहाँ रहते हैं, बहुत घी खाते हैं, है ना। यहाँ पर औरैया जिला आपके शुद्ध देसी घी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना, और गुड़ कहाँ पर है, तो गुड़ आपको मिलता है सीतापुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था।
उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? यहाँ पर राजमार्ग है और राजमार्ग ये अधिनियम जो आया था 45 में आया था, ठीक है, 45 में आया था और आपकी 46 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर आपका 45 में आया तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा गया, सॉरी माफ करिए, लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी, मतलब लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आपकी कौन थी? आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मेरठ। चलिए जवाब आया है ऑप्शन बी। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, इलाहाबाद इसकी आपकी राजधानी थी। देखो स्टार्टिंग से अगर आपसे बोले तो आपको याद होगा कि 1836 से 1876 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जानते थे। फिर 1870 से 1901 तक उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध प्रांत के नाम से जानते थे। फिर आपकी आती है 1857 की क्रांति तक यहाँ की राजधानी आगरा रही थी और 1902 से उत्तर प्रदेश की संयुक्त आगरा अवध के नाम से जानते थे। कुल मिला के आप समझ गए होंगे इसका ऑप्शन, क्योंकि ज्यादा अगर गिचर पिचर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर बताइए सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? चलिए सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़। 26 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा? सोनभद्र कहाँ पड़ता है? सोनभद्र आपकी कहाँ पड़ता है? तो आपके उत्तर प्रदेश की इस वाले साइड में, है ना, यहाँ साइड बोल सकते हैं। और राजस्थान यहाँ पर पड़ता है। तो भाई राजस्थान और सोनभद्र का मिलाप कहाँ हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। कह रहा है पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? कुल मिला के इससे दो क्वेश्चन आपको कवर हो रहे हैं। क्वेश्चन दो क्या कवर हो रहे हैं? तो आपको ये पता चल गया कि पीसी महालनोबिस कौन थे? ये पीसी महालनोबिस थे जो आपकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया था वो थे आपके पीसी महालनोबिस, ठीक है ना। और इनका जो जन्म दिवस है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। तो आप बताइए कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं, है ना। तो जवाब यहाँ पर आपका आ चुका है, ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी। कब? 29 जून को पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस भी है और इसी दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस भी मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला आ चुका है। यहाँ पर बताइए विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका बी, 18 अप्रैल को मनाते हैं। क्या? 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। अभी अभी हमने आपको बताया 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो आपके 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। और 15 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व उपभोक्ता दिवस। क्या? विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च। देखो हर एक ऑप्शन को लेते हुए चलेंगे और हर बार हम आपको बताएंगे ताकि याद हो जाएगा, ठीक है, ताकि याद हो जाएगा। 3 मार्च को क्या मनाते हैं? 3 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व वन्यजीव दिवस, ठीक है। विश्व वन्यजीव दिवस जो मनाते हैं वो 3 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है। बताइए भाई कि 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं किसके अवसर पर? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब? 12 अगस्त का, जो कि लगभग जवाब आपका राइट है। यहाँ पर बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका अगला आ गया है। कह रहा है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? चलिए विश्व शौचालय दिवस आपसे पूछा गया है, मतलब हर एक दिवस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बताइएगा कि विश्व शौचालय दिवस, है ना, जिसे हम लोग बोलते क्या है? शौचालय जो आपका बना है घर पे, है ना, इज्जत घर भी बोलते हैं, है ना, इसे इज्जत घर भी बोलते हैं। आप देखे होंगे जो आपने मोदी सरकार ने दिया था उसमें लिखा होगा इज्जत घर, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है डी, आपके 19 नवंबर। आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें 11 नवंबर को, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं 11 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। अगर हम आपसे बात करें 21 नवंबर को, 21 नवंबर को क्या होता है? 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन, ठीक है, क्या? टेलीविजन दिवस, याद रखिए टेलीविजन दिवस मनाते हैं वो 21 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें 16 नवंबर को, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। क्या? अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर। तो पूछा गया था शौचालय और आपका जवाब डी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला दिया गया है। पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करने में आप लोग शर्म वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो सब लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए कि कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है बताइएगा। तो देखिए विश्व एड्स दिवस, शर्म नहीं करना है, 1 दिसंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, क्लियर है ना। वहीं पर दिया है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 4 दिसंबर को नहीं मनाते हैं, ये मनाते हैं 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। वहीं पर पूछे 5 दिसंबर को, तो भाई यहाँ पर विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस, यहाँ पर भाई विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? किसी को पता है? किसी को पता है विश्व मृदा दिवस? तो मृदा दिवस नहीं होता है, यहाँ पर 14 वाला नहीं है, यहाँ पर आपका जवाब अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार आपके 9 दिसंबर को होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, शायद मिल जाएगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए अच्छा युद्ध छिड़ गया है। चलिए भाई युद्ध छिड़ गया है, तो अगला बताइए अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा सा डिस्क्राइब ज्यादा कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो बच्चों को मजा नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चों का चाहिए क्या? ऑप्शन आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, फटाफट फटाफट।
चलिए फिर अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाते हैं? 43 क्वेश्चन आ गया है बी। 2 फरवरी को कब मनाते हैं? 2 फरवरी को मनाता है। वेटलैंड मतलब होता है आर्द्रभूमि। क्या होता है? आर्द्रभूमि होता है, ठीक है ना। 20 मार्च को मनाते हैं गौरैया दिवस। क्या मनाते हैं? गौरैया दिवस मनाते हैं, देखिए 20 मार्च को, ठीक है ना। क्लियर इतना पॉइंट? चलिए भाई यहाँ पर 11 मई दिया गया है और 11 मई को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्या राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं? 11 मई को मनाया जाता है। और 5 जून को क्या मनाते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है भाई। 5 जून को क्या मनाते हैं आप लोग? सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे कि सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतरराष्ट्रीय दशक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था क्या? ये महासागर विज्ञान अंतरराष्ट्रीय दशक। और ये जो दशक था ये था 2021 से लेके 2030। आईएमपी क्वेश्चन आपका है, याद रखिए आईएमपी क्वेश्चन आपका है 2021 से लेके 2030 तक सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। चलिए तो देखिए 1 मई दिया गया है, 1 मई दिया है, 1 मई दिया गया है विश्व श्रमिक दिवस जो कि सही है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस दिया है 21 जून आपका यहाँ पर, ये भी सही दिया गया है। फिर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। क्या दिया है? मातृभाषा दिवस, याद रखिएगा 8 मई नहीं है, ये है आपकी कब? 21 फरवरी। कब? 21 फरवरी। फरवरी आपका हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर दिया गया है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व संगठन और उनके मुख्यालय पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है विश्व संगठन और उनके मुख्यालय। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सही है? कौन सही है? देखिएगा कह रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जिनेवा है। क्या ये पॉइंट आपका सही है भाई? जिनेवा तो आपने नहीं सुना भाई, है ना। यहाँ पर जिनेवा नहीं है। अगला बताइए नाटो का मुख्यालय कह रहा है लुसाने है। क्या ये सही दिया है? नहीं। अगला है कि यूरोपियन संसद का प्रशासनिक कार्यालय कहाँ है? लक्जमबर्ग में है। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा सी। ये आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट है, लक्जमबर्ग, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय दिया है वियना। तो भाई यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, वियना में नहीं है, ठीक है। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स से है नाटो का मुख्यालय है, ठीक है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। तो 4 ऑप्शन क्लियर हो गए ना, डाउट कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 4 ऑप्शन क्लियर करके चलेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यार ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय पूछा गया है, ये आपके कहां पर है? चलिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर संघाई में है, तो बिल्कुल सही है। ब्रिक्स विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो आपके संघाई में है। जो संघाई का पड़ता है, संघाई कहां पड़ता है बताइए भाई? आपने बहुत बार संघाई सुना होगा, बताइए संघाई कौन से शहर में पड़ता है? चीन में पड़ता है। सब बस ये चीन में पड़ता है, चीन पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? इजी क्वेश्चन है तो जल्दी से जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए जवाब आ रहा है ए नंबर जिनेवा, तो बिल्कुल जवाब सही है। 48 ऑप्शन नहीं हो जाएगा, जिनेवा है। जिनेवा स्थापना पूछा जाता है, याद रखिए इसकी स्थापना पूछा जाता है 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहां पर है? तो मुख्यालय है आपके स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, ठीक है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में आपके है, ठीक है। यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव इनमें से कौन था? चलिए 50 का जवाब देना है और यहाँ पर जवाब आ गया है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। जवाब बिल्कुल सही है, लॉक कर देते हैं आपके ऑप्शन को। त्रिवेली संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे, ठीक है ना। और इनका कार्यकाल कब की बात हो रही है? ये पहले थे आपके 1946 में स्थापना हुई थी, उसी के अनुसार 1952 तक इनका कार्यकाल चला था। तो यहाँ पर जवाब जो बनेगा यहाँ पर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा। वैसे स्थापना 45 में हुई थी लेकिन कार्यकाल 46 से लेकर 52 तक इनका कार्यकाल था, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला जो कि भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सबका जवाब यहाँ पर सही आना चाहिए, सबका जवाब आना चाहिए, सबका जवाब देना है। कह रहे हैं सर अभी स्टॉप कर दीजिए। अरे तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टॉप कहां से होगा, है ना। अभी स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा सा और मेहनत करिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? 51 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, विजय लक्ष्मी पंडित। कौन? विजय लक्ष्मी पंडित ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। याद रखिए ये भारत की ही नहीं, ये पूरे एशिया की पहली महिला थी, ठीक है। ये पूरे एशिया की पहली महिला थी जो आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा की क्या अध्यक्ष बनी थी, ठीक है ना। और ये आपकी थी कौन, ये बताइए, किसी को पता है विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? ये भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, उनकी बहन थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की ये बहन थी, याद रखिए विजय लक्ष्मी पंडित जो थी जवाहरलाल नेहरू की क्या थी? बहन थी, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर नाटो का पूर्ण रूप क्या है? नाटो का पूर्ण रूप पूछा गया है, नाटो का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन, नाटो का पूछा गया है तो हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी। इसका राइट आंसर बनेगा बी नंबर, आपका जवाब राइट हो जाएगा। इसकी स्थापना, जो नाटो की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1949 को। कब हुई थी? 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका स्थापना क्यों की गई थी? ताकि सोवियत संघ के जो बढ़ता प्रसार है इसको रोका जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा है भारतीय पर्यटन स्थल पूछा गया है, ठीक है। कह रहा है 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? यूपी जीके का बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। अटाला मस्जिद किस शहर में स्थित है?
चलिए यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सही सी नंबर। चलिए लॉक करते हैं आपके ऑप्शन सी, जौनपुर है, जौनपुर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर। क्लियर है? सरकी काल में, कब? सरकी काल में ये आपका बनवाया गया था अटाला मस्जिद। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है कि भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास उत्खनन द्वारा निकाला गया जो कि स्थित है। भव्य जैन स्तूप है ना, जैन स्तूप है, इसके अवशेष जो आपके हैं कंकाली टीला के पास उत्खनन किया गया है और ये स्थित आपके कहां पर है? ये मिलता है आपकी मथुरा में। ठीक है, जैन स्तूप की जो अवशेष हैं ये आपकी मथुरा में है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा मथुरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो बताइएगा रंगीन जो चित्र हैं और गहरे लाल रंग के जो चित्र हैं है ना, ये जो चौक से बनाए गए हैं ये आपके कहां पर हैं? तो आपके ऑप्शन बी मिर्जापुर, जो कि जवाब लगभग सभी का आ रहा है राइट। मिर्जापुर जिले में आपके है और आपकी विंध्य पर्वतमाला है, वहां पर गुफाएं हैं जहां पर बहुत ही बड़ी पैमाना में इस प्रकार के आपके अवशेष देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ये रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? चलिए 56 का जवाब लॉक करिए। रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा आपका ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, कह रहे हैं लखनऊ में है। पक्का है? पक्का है ना? जल्दी बताइए, बिल्कुल सही है, गलत तो नहीं बता रहे हो? जल्दी बताइए, गलत तो नहीं है, सही है बिल्कुल 100%। चलिए 100% आपका लखनऊ कह रहे हैं, लखनऊ में है तो बिल्कुल सही है, लखनऊ में है। ये कितना ऊंचा है? रूमी दरवाजा 60 फीट, कितना है? ये 60 फीट ऊंचा दरवाजा है और इसका निर्माण जो करवाया था वो करवाया था आसफुद्दौला। कौन करवाया था? आसफुद्दौला ने करवाया था, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ एक पॉइंट आपका होता है, रूमी दरवाजा का एक नाम दिया जाता है तुर्किश गेटवे। क्या? तुर्किश गेटवे किसे कहते हैं? तुर्किश गेटवे किसे कहते हैं? तो तुर्किश गेटवे भी इसे ही कहा जाता है, रूमी दरवाजा को। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इखलास खां का रोजा जो कि एक मकबरा है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले में है? इखलास खां का रोजा। तो भाई यहाँ पर नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, देख लेते हैं इसका जवाब क्या आप लोग सही जवाब दे पाएंगे। इखलास खां का जो रोजा है ये है आपकी बदायूं में। ठीक है, ऑप्शन बनेगा डी, आपकी बदायूं में है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, बदायूं जिले में आपका स्थित है। ठीक है, चलिए आगे हैं, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर है? 10 मंजिला पागल बाबा का जो मंदिर है वो आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में पागल बाबा मंदिर। यहां पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, आपकी वृंदावन में है। कहां पर है? तो आपके वृंदावन में है। देखिए वृंदावन में ये 10 मंजिला है जो कि उत्तर प्रदेश जो पर्यटन है, ये मंत्रालय के अनुसार प्रत्येक मंजिल भवन में कृष्ण के अलग अलग अवतार समर्पित किए गए हैं। मतलब इसमें से कृष्ण भगवान के जो अलग अलग अवतार हैं यहाँ पर आपके दिखाए गए हैं इस मंदिर में। आते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा जो बनवाया था अवध के किस नवाब ने बनवाया था? तो यहाँ पर आपका जवाब है ऑप्शन आपका ए, आसफुद्दौला। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, आसफुद्दौला ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। चिकनकारी के लिए भी आपका जो लखनऊ है बहुत ही प्रसिद्ध है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी जो स्थित है, देखो स्टैटिक जीके का मतलब होता है आपकी हर प्रकार की जीके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी दिया है, लायन सफारी नहीं दिया है भाई, शेर सफारी दिया है। कंफ्यूज मत होना, अगर आपको जवाब आ रहा है तो जवाब दीजिए। चलिए भाई इटावा दे रहे हैं तो बिल्कुल जवाब सही है, आपका इटावा ही होगा, घबराइएगा नहीं। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इटावा हो जाएगा। और याद रखिए जो आपका शेर सफारी है ये कहाँ की कॉपी की गई है, कहाँ से नकल किया गया है? तो ये नकल किया गया है इंग्लैंड में एक आपका पार्क है लॉन्गलीड। क्या है? लॉन्गलीड सफारी पार्क। ये है आपके कहाँ पर? आपके इंग्लैंड में है, वहां से कॉपी किया गया है। ठीक है, वहां से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के आपके इटावा जनपद में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क विकसित किया गया है। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई कह रहे हैं मुलायम सिंह ने बनवाया था, बिल्कुल जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? अर्जुन सहायक परियोजना का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? चलिए 61 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका महोबा से संबंधित, याद रखिएगा महोबा से संबंधित है। आपके ये आपके करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका है। आपके योगी आदित्यनाथ ने क्या किया था? 11 मार्च, कब? 11 मार्च और 2021, मतलब 11 मार्च 2021 को महोबा जिला में अर्जुन सहायक परियोजना के तहत लहचुरा बांध का निरीक्षण किया। ठीक है, जहां पर बांदा महोबा हमीरपुर के किसानों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी, ये जो आपकी बांध है। ठीक है, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। केवल मोहब्बत याद करो, महोबा याद हो जाएगा सर। अच्छा भैया, हमें याद नहीं करना, आपको याद करना है। ठीक है, चलिए बहुत लोग अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं। चलिए बताइएगा चोपा निमांडो नामक पूरा पाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चलिएगा कह रहा है कि चोपा निमांडो नामक पूरा पाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये तो हम आपका पहली बार आज पढ़ रहे हैं, ये तो आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ये आपका पड़ता है प्रयागराज में। कहां पड़ता है? ये आपके प्रयागराज में पड़ता है। ऑप्शन बनेगा क्या? डी नंबर आपका हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो पूरा पाषाण काल से लेकर आज तक अर्थात 9 पाषाण काल तक के जो अवशेष मिले हैं यहां से मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? आध नगरी कह रहा है आपकी कौशाम्बी। आध नगरी दिया गया है, कौशाम्बी को कहा जाता है। मतलब ऑप्शन आपका ए आपका जवाब सही है, क्योंकि निजामुद्दीन औलिया जो नगर दिया है आपका गाजीपुर, ये आपका नहीं है, ये आपका बदायूं है। क्या है आपका? यहाँ पर निजामुद्दीन औलिया नगर बदायूं को कहा जाता है।
ठीक है। महोदय श्री कन्नौज को कहा जाता है और नक्काशी कारनगर आपकी सहारनपुर को कहा जाता है। समझ में आ गया ना तीनों पॉइंट। निजामुद्दीन औलिया नगर कहा जाता है बदायूं को, ठीक है। महोदय श्री कहा जाता है कन्नौज को और नक्काशी नगर कहा जाता है आपके सहारनपुर को कहा जाता है। इस कारण से ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में है। 64 का जवाब देना है और 64 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका कौन सा भाई, सी नंबर। चलिए सी नंबर आपका देखिए लॉक कर देते हैं, बिल्कुल सही है। सी नंबर आपका हो जाएगा आपके केरल में है। केरल में आपके हैं थ्रिसूर में, ठीक है। थ्रिसूर जिला आपका पड़ता है वहां पर आपका है, ठीक है। सबसे पुराना है, रोमो सीरियंस का समय है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, यहाँ पर जवाब सही क्या, चलिए बताइएगा। कह रहा है पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। 65 का ऑप्शन बनेगा सी, भगवान जगन्नाथ, ठीक है। भगवान जगन्नाथ, ठीक है ना। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ भगवान बलभद्र तथा देवी सुभद्रा के सम्मान में आयोजित किया जाता है। प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को ये मनाया जाता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में है। यहाँ पर है ऑप्शन आपका, देखो मेघालय में तो है नहीं है, ना ही मणिपुर में है, ये पड़ता है आपकी असम में। कहाँ पड़ता है, असम में। देखिए कोई ऑप्शन मिला है, जी हाँ ऑप्शन मिल गया है आपके असम में है ना। असम में आपका हो जाएगा और असम की राजधानी दिसपुर में गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर जाएंगे तब कामाख्या मंदिर आपको देखने को मिलेगा। नीलांचल पर्वत में ये मंदिर आपका स्थित है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर ये बताइए कौन सा मंदिर कहाँ पर है ना, कौन सा मंदिर कहाँ पर है। देखिए सोमनाथ का मंदिर जहाँ पर इतनी बार आक्रमण हुआ है ना, जो कि आपके गुजरात के कठियावाड़ी जिले में है, इसका बन जाएगा सी। और कामाख्या मंदिर आपको पता चल गया कि ये पड़ता है आपके असम में, इसका हो जाएगा ए। राधा स्वामी मंदिर ये पड़ता है आपके कहां पर, तो आपके तमिलनाडु में पड़ता है राधा स्वामी मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, मत करिए वही तुमने सोचा राधा स्वामी यहां नहीं मिलेंगे। रामनाथ स्वामी मंदिर है आपके तमिलनाडु में, ये आपका बी हो जाएगा। और महाबोधि मंदिर मिलेगा बिहार में, तो इसका आपका डी हो जाएगा। CABD, CABD, CABD ऑप्शन कौन सा है यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। चलिए भाई सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक करिए, मजा आ जाए। जितने लोग जुड़े हैं उतने लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए, जल्दी से सपोर्ट भी करते रहिए, मजा आता रहे, ताकि देखो लगातार हम क्लासे ले रहे हैं। हम देखो हम बता दिया है, हम अपनी एनर्जी से कभी हारेंगे नहीं। आप लोग लाइक से नहीं करेंगे तो जरूर हार जाएंगे, मोटिवेट नहीं रहेंगे तो हार जाएंगे, है ना। और ऐसे हमसे सारा दिन क्लासे लेते रहिए, हम ऐसे चिल्लाते रहेंगे। चलिए बताइए हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। बहुत ही चर्चा में रहा ये मंदिर है आपके ऑप्शन बी केरल में है, ठीक है। केरल में जो कि आपका पाथानाम ठट्टा जिला है वहां पर आपका है। और आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि हार्नबिल फेस्टिवल जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है। देखिए हार्नबिल फेस्टिवल और इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, ये कहां पर है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, किस राज्य में है। यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, तो जवाब यहाँ पर आ रहा है आपका ऑप्शन नागालैंड। चलिए भाई नागालैंड आपका जवाब आ रहा है, तो जवाब बिल्कुल सही है आपके नागालैंड में। कहां पर है भाई, तो आपके नागालैंड में आपका स्थित है। इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, दिसंबर माह में ये आपका होता है, ठीक है। दिसंबर माह में होता है। जो आपने हार्नबिल पक्षी है ना, हार्नबिल पक्षी के नाम पर ही इसके त्योहार का नाम हार्नबिल फेस्टिवल कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तेरा भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। चलिए यहाँ पर सर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में लाइक शेयर करता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बस हमें इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें लाइक शेयर ही चाहिए सब लोगों से। चलिए भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। 70 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये नंबर आपके लखनऊ में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट आपका हो जाएगा। इसका नाम लखनऊ के महान संगीतकार थे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ठीक है। क्या नाम था, एक महान संगीतकार थे लखनऊ के, क्या नाम था, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है। मत्तनचेरी पैलेस कहाँ पर है, तो भाई मत्तनचेरी पैलेस है ये आपकी कहां पर, केरल में है। कहां पर है भाई, केरल में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। केरल में कोच्चि नगर है, कोच्चि नगर आपने सुना है, उसी से आप जब जाएंगे 12 किलोमीटर दूरी एर्नाकुलम है, वहां पर स्थित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो ये है आपकी पश्चिम बंगाल में। कहां पर, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। सर्दियों के मौसम में ये देखा जाए तो बहुत ही आकर्षक मेला है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। चलिए जवाब दीजिएगा। 73 का ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी नंबर अहमदाबाद। तो बिल्कुल जवाब सही है आपके अहमदाबाद में है। कहां पर है, अहमदाबाद में है। याद रखिए अहमदाबाद में जो आपका एक कह सकते हैं सीधी क्या है आपका, सीधी बसीर एक मस्जिद है। सीधी बसीर क्या है, एक मस्जिद है, को ही झूलती मीनार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। किसे, सीधी बसीर मस्जिद को ही झूलती मीनार के रूप में जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ किसी भी एक मीनार को हिलाने पर दूसरी बारी अपने आप कुछ अंतराल में हिलने लगती है। मान लीजिए एक मीनार ये है ना, ऐसे आपकी बनी है, एक को हिला दीजिए और थोड़ी देर बाद दूसरी हिल जाएगी, इस कारण से बोला जाता है कि हिलती हुई मीनार कहा जाता है। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है बड़ा इमामबाड़ा जो स्थित है कहां पर स्थित है। चलिए भाई बड़ा इमामबाड़ा जो कि क्वेश्चन आपका पूछा गया था लोअर पीसीएस में, एग्जाम पूछा गया था,
तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर आपके लखनऊ में। जवाब बिल्कुल सही है, बी नंबर लखनऊ में है। और ये भी पूछा गया था ये बनवाया किसने था, है ना, किसने बनवाया था? तो आपके आसफुद्दौला ने। किसने? आसफुद्दौला ने। आसफुद्दौला ने बनवाया था, याद रखिएगा। कब बनवाया था? तो 1784 में लखनऊ में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो बताइएगा भाई, यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है, बद्रीनाथ और आपके केदारनाथ में। तो बताइए बद्रीनाथ में किस भगवान की पूजा होती है और आपकी केदारनाथ में? तो भाई केदारनाथ में बाढ़ आई थी और आप लोग जानते हो केदारनाथ में शिव भगवान आपके होंगे, है ना, और बद्रीनाथ में आपके विष्णु भगवान। तो आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ए जवाब आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा किस राज्य के उत्साह के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन आपका है। चलिए तो देखिए, धार्मिक त्योहार दुर्गा पूजा, जवाब आ रहा है बी नंबर। क्या बात है, बिल्कुल जवाब बिल्कुल रटा हुआ है सभी के जवान पर ये क्वेश्चन आंसर है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपके पश्चिम बंगाल का ये त्योहार है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल, जिसे उत्साह के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर काली पूजा का भी प्रचलन है। हाँ, यहाँ पर क्या, काली पूजा का भी प्रचलन है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया है ओंकार वाट मंदिर जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते हैं स्टैटिक जीके में, याद रखिएगा। कोई तोप नहीं आएंगे, ऐसे ही छोटे छोटे छुचरिया आएंगे। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। ओंकार वाट का जो मंदिर है वो आपके कहाँ पर है? जवाब आ रहा है कंबोडिया। बिल्कुल जवाब सही है, कंबोडिया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा क्या? सी हो जाएगा, कंबोडिया। यहां पर कंबोडिया जो आपका है ना, कंबोडिया है। ये खमेर राजा थे। क्या थे? एक राजा थे खमेर। क्या? खमेर राजा थे सूर्यवर्मन। कौन थे भाई? सूर्यवर्मन थे। सूर्यवर्मन थे। इन्होंने सूर्यवर्मन को भी कौन से? द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय ने ये बनवाया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है यहां से, कहा जाता है कि जो ओंकार वाट का मंदिर है ये कौन से देवता के लिए समर्पित है? यहाँ पर कौन से भगवान की पूजा आपकी होती है? मंदिर पर आपके हैं कौन भगवान? तो भगवान विष्णु। ठीक है, किसके लिए समर्पित है? तो भगवान विष्णु के लिए समर्पित है जो आपका ओंकार वाट का मंदिर है। इतने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, लाइक शेयर भी बढ़ाइएगा। जितने लोग जुड़े एक बार वीडियो को लाइक भी करिए, इतना लाइक करिए ताकि पता चले कि नहीं आप लोग जुड़े हैं और हमें भी यहाँ पर आनंद आ रहा है ना। तो लाइक शेयर भाई कर दिया करें। जितने लोग जुड़ते हैं एक बार, उतने लोग अगर लाइक हो जाए तो कितना अच्छा लगे पढ़ाने वाले को। हो सकता है वो अपना कलेजा निकाल के आपको पढ़ाने लगेगा। ठीक है, लाइक शेयर करते रहिए भाई जल्दी जल्दी। चलिए बताइएगा, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? चलिए बताइएगा, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? यहाँ पर जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर, आपके नई दिल्ली में। कहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में प्रतिवर्ष आपका ये मनाया जाता है और इसे दिल्ली हाट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, यहाँ पर दिया है भारत की कला और संस्कृति के बारे में क्वेश्चन दिया है। चलिए देख लेते हैं। दिया गया है कि बदायूं अपने जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार इस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहते हैं? ये जो जरी जरदा वगैरह है, ये जो काम है ये किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा डी। इसे बोल देते हैं, इनके स्थानीय भाषा में बोला जाता है कारचोबी। क्या बोलते हैं? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कारचोबी बोला जाता है इनकी भाषा में। ठीक है, जैसे जरी होता है ना, जरी जरदोजी, इसका उत्पाद होता है और यह देखा जाए बदायूं बिसौली तहसील में आपका बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए, जैसे आपका रेशम है ना, रेशम का कपड़ा है ना, मोती और मछली के तार, नक्काशी, नग, मोती, ट्यूब, ये सब क्या होते हैं? इन्हीं के माध्यम से बनाया जाता है। इसी को कहा जाता है कारचोबी। ठीक है, चलिए आइए भाई आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? जटिल नक्काशी के लिए आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 80 का ऑप्शन बनेगा सी। ये है आपके कहां पर? तो आपके उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, क्योंकि दिया है धातु की कला। क्या? धातु की कला दिया है और धातु की कला कहां पर है? तो आपकी मुरादाबाद। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे हरदौल कथा विशेष रूप से लोकगीत हैं जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं। कहां पर भाई? देखो यहाँ पर दिया हरदौल और आपका दिया क्या? कथा, हरदौल कथा, है ना। ये कहां पर आपका है? ये है आपके बुंदेलखंड में। कहां पर? आपके बुंदेलखंड के लोकगीत है। हरदौल कथा विशेष रूप से कहां पर है? बुंदेलखंड का लोकगीत है। हरदौल जो कि ओरछा नरेश वीर सिंह बुंदेला के सबसे छोटे पुत्र थे और अपने श्रेष्ठतम गुणों के कारण ये कह सकते हैं कि काफी प्राण न्यौछावर करते थे। उन्हीं के निर्वहन में ये आपके आराध्य थे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम बताएं जिन्हें प्रसिद्ध सारंगी वादक सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। ये क्वेश्चन हमने आपको बताया भी है, देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दीजिएगा। देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, सिद्धेश्वरी देवी। याद रखिए, वाराणसी के शास्त्रीय हिंदुस्तानी गायक का नाम को बताना है। या आपके सिद्धेश्वरी देवी। प्रसिद्ध सारंगी सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था। सियाजी मिश्रा ने गोद लिया था किसे? सिद्धेश्वरी देवी को गोद लिया था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर हम आपसे बोले कि सिद्धेश्वरी देवी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर? तो आपकी वाराणसी में कब हुआ था? तो आपके 1907 में हुआ था। जब बचपन थे तभी इनके माता पिता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? अमृता शेरगिल का नाम आपने सुना
होगा, बहुत ही चर्चा में रही थी, तो आपको जवाब देना है कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो ये आपकी चित्रकार थी, क्या थी भाई, ये चित्रकार थी, ऑप्शन बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा चित्रकार थी। ठीक है, भारतीय कला में इन्होंने काफी अच्छा महत्वपूर्ण आम का मतलब कह सकते हैं इनका रोल रहा है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि प्रतिमारक व्यक्ति अमृता शेरगिल का जन्म स्थान। चलिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है कि अमृता शेरगिल का जो जन्म हुआ था, है ना, कह रहा है कि अमृता शेरगिल का जो जन्म स्थान है वो आपका कौन सा है, तो हंगरी है। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर आपका बनेगा ए नंबर हंगरी। क्या बन जाएगा, हंगरी, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है आपसे यहां पर कि किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है। चलिए बताइएगा, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है। 86 जवाब बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर, ये जापान की शैली है। कहाँ की है, आपके जापान की परंपरागत आपकी ये शैली है। ठीक है, इधर जो कि एक रिवाज है, ठीक है, रीत रिवाज है, जो कि त्योहार के उत्सव में पहने जाने वाला एक परिधान है। ये क्या है, ये त्योहारों में पहना जाता है। ठीक है, त्योहारों में पहना जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही जोड़ा आपका बनाते हैं, कौन सा जोड़ी यहाँ पर बनाते हैं। तो देखिए दिया गया है भुवनेश्वरी कुमारी, जिनका संबंध, अच्छा, जैमिनी राय का संबंध है चित्रकार से। ठीक है ना, यहाँ भुवनेश्वरी कुमारी का संबंध है स्क्वायरिश खिलाड़ी से, और अल्लाह रखा आपके तबला वादक से हैं, मेधा पाटेकर है पर्यावरण एक्टिविटी से। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा डी नंबर, इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, कह रहा है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। ये तो क्वेश्चन आपको हमेशा याद होगा ना, ये क्वेश्चन आपको याद होगा और आंसर आपको दिख भी गया है, लियोनार्डो दा विंसी, है ना। कौन है आपके, तो लियोनार्डो दा विंसी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे। पिकासो का नाम सुना है आपने, पिकासो का नाम आपने सुना होगा, है ना। और ये जो आपके हैं एक कैसे हैं, तो ये थे आपके स्पेनिश। कैसे थे भाई, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपके स्पेनिश थे। स्पेन में एक जगह पड़ती है मलागा, क्या पड़ती है, मलागा पड़ती है, मलागा। तो मलागा में आपकी कह सकते हैं आपके थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन है। भारत माता नामक जो प्रसिद्ध पेंटिंग है, इसके चित्रकार आपसे पूछा है, और चित्रकार का जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए भाई, अगर आपने पढ़ा है तो जवाब दीजिए जल्दी से। चलिए जवाब आ गया है यहाँ पर आपका बी नंबर, अवनींद्र टैगोर। कौन हो जाएंगे, अवनींद्र टैगोर। इसका राइट आंसर आपका बनेगा अवनींद्र नाथ टैगोर। ठीक है, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। और इन्होंने ये जो चित्र बनाया था 1905 में, कब बनाया था, 1905 में बनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। पहली बोलने वाली जो फिल्म थी वो आपकी कौन सी थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है 1931, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आलम आरा। देखो आलम आरा जो आपकी थी, ये पहली आपकी बोलने वाली फिल्म थी। इसके निर्देशन कभी कभी पूछ लेता है, इसके निर्देशन कौन थे, तो थे आरदेशिर। क्या थे, तो इसके निर्देशन थे आरदेशिर। ठीक है, क्या थे, आरदेशिर ईरानी। ठीक है, आरदेशिर ईरानी इनके निर्देशक थे। ठीक है ना, और जो मुख्य फिल्म थी वो आपकी थी हरिश्चंद्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी। दादा साहब फाल्के ने अपनी फीचर फिल्म जो तैयार की थी वो किस सन में तैयार किया था। चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जवाब आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, बहुत अच्छे, मतलब आपकी स्टैटिक जी की बहुत तैयार है, क्या बात है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर बनेगा 1913 में। 1913 में तैयार की गई थी। याद रखिएगा, बंबई में जो आपका थिएटर है वहां पर आपकी की गई थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, मणिपुरी, मयूरभंज का छऊ, भांगड़ा या चांग। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए, जो मणिपुरी है ये कैसा है, एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है आपका, तो आपका शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। देखो यहाँ पर दिया है मयूरभंज, क्या दिया है, मयूरभंज दिया गया है ना, तो और आपका छऊ दिया गया है ना। ये सब आपके उड़ीसा, बंगाल, झारखंड में प्रचलित आपके हैं। ठीक है ना, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन। जो चोंग है, चोंग जो आपका नागालैंड का लोकनृत्य है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है तिलाना किसका फॉर्मेट है। तिलाना, देखो तिलाना भी क्या है, कह सकते हैं कि भारतनाट्यम का सबसे आखिरी अंश है। भारतनाट्यम आपने नाम सुना होगा, है ना, ये ऑप्शन बी, ऑप्शन डी हो जाएगा। तिलाना जो आपका है ये भारतनाट्यम का सबसे आखिरी अंश है। और इस अंश में क्या होता है कि जो नृत्य होता है, नृत्य में आपके कह सकते हैं साथ साथ नारी के सौंदर्य को भी यहाँ पर दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है व्यक्तियों को सूची है और उद्योगों को यहाँ पर मिलान करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जीव मिल्खा, जिनका निधन भी हो चुका है ना, मिल्खा जी का यहाँ पर निधन भी हो चुका है। इनका संबंध बताइएगा, किनका संबंध किससे है। तो चलिए जो आ रहा है उसको मिलान कर लेते हैं। जीव मिल्खा सिंह, यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, जीव मिल्खा जो आपके हैं गोल्फ से हैं। देखो ये मिल्खा सिंह आपके अलग है ना, ये मिल्खा सिंह अलग है क्योंकि जीव लिखा है। ये जीव मिल्खा संबंध है आपके गोल्फ से संबंधित है, इसका 3 हो जाएगा। जगदीश खट्टर का संबंध है ऑटोमोबाइल उद्योग से है। ठीक है, ऑटोमोबाइल उद्योग से, इसका 4 हो जाएगा। स्वप्न सुंदरी का नाम सुने होंगे, ये बहुत अच्छा नृत्य करती हैं, ये आपकी हो जाएंगी 1। और राजा रवि शर्मा है, ये चित्रकार हैं, इसका हो जाएगा 2। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 3 4 1 2 आपका जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2 आपका जवाब राइट हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 2 ये कहां पर है, ऑप्शन बी दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए भाई कौन सा युग्म सही नहीं है देख लेते हैं। तो दिया गया है संयुक्त पाणिग्राही, जो कि ओडिसी नृत्य आपके हैं, ये तो आपका सही दिया है। शिव कुमार शर्मा दिया है बांसुरी, तो भाई बांसुरी उद्योग नहीं है ना, ये संतूर है। ठीक है, 7 से संतूर हो जाएगा, संतूर आपका हो जाएगा, संतूर हो जाएगा। तो बी नंबर आपका गलत हो गया। राजा रवि जो आपका चित्रकार अभी हमने बताया भी था, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां आपके सितार थी, तो आपका ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर दिया है मिलान
मिलान करना है। उत्सव दिया गया है और आपका राज्य दिया गया है कि कौन से उत्सव में कौन सा यहाँ पर आपका मनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आराम से देखिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है गणगौर, गणगौर जो आपका है ये राजस्थान में, इसे याद रखिए गौर, गणगौर, तो ये आपके राजस्थान से संबंधित है, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। गणेश चतुर्थी कहां पर होती है, तो आपके महाराष्ट्र में बहुत ही प्रचलित है, तो आपका सी हो जाएगा। दुर्गा पूजा आपके पश्चिम बंगाल में होती है, तो आपका ए हो जाएगा। बी सी ए कहीं पर लिखा है, बी सी ए लिखा है, ऑप्शन ए लिखा है, आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि स्वर्गीय राजा रवि शर्मा किससे संबंधित थे। अभी आपने पढ़ा जो रवि शर्मा थे, भाई इसका जवाब दीजिए जल्दी से, हम नहीं जवाब देंगे क्योंकि 3 क्वेश्चन अभी आपको बता भी दिया है। चलिए, स्वर्गीय राजा रवि शर्मा जो थे वो किससे, तो आपके चित्रकारी से थे। किससे थे, चित्रकारी से थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर, कह रहा है हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित है। नाम क्या दिया है, हंस दमयंती। ये अभी 2019 में पूछा गया था और 20 में भी पूछा गया था। ये है ऑप्शन आपका हो जाए कौन सा, आपके राजा रवि शर्मा है। ये रंग जो आपका चित्रित किया गया है ये आपके किसके द्वारा, राजा रवि शर्मा के द्वारा हुआ है, ठीक है, वर्मा के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखो दिया गया है कुछ व्यक्ति हैं और उनकी गतिविधियों के बारे में दिया गया है। तो देखो यहाँ पर जो आपको आ रहा है उसको आप कर लीजिएगा, जो आ रहा है उसको कर लीजिए। क्या आप करेंगे, आप करेंगे वी कुरियन। तो वी कुरियन का संबंध किसे है, डेयरी से है, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर दिया है सुनील मित्तल, सुनील मित्तल जो आपके हैं ये दूरसंचार उद्योग है, इसका डी हो जाएगा। अब उषा शर्मा जो आपके हैं ये कथक से नृत्य करती हैं, इसका ए हो जाएगा। और वीनू मांकल जो हमें पता नहीं था वो हम ऑप्शन के अनुसार लगा लेंगे, इसका सी हो जाएगा। तो सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी कहीं है, सी डी ए बी ऑप्शन कौन सा है, सी नंबर आपका हो जाएगा। तो जो चीज आपको आता है ना, जो चीज आपको आता है तो उसको आप लगाइए और आगे ऑप्शन के अनुसार लगा दीजिए। चलिए यहाँ पर सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आपने बहुत बार सुना है ना। ये भारतनाट्यम की है, किसकी है, भारतनाट्यम की है, तो इसका आप सी लगा सकते हैं, है ना। इसका आपका क्या हो गया, सी हो गया। फिर आपके वसीम जफर नहीं जानते हैं, राहुल गांधी तो आप लोग जानते हैं ना, राहुल गांधी तो आप लोग जानते ही होंगे। ये राहुल गांधी जो आपके राजनीति से है, इसी से है, तो आप और कौन सा हो जाएगा, इसी का हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ये राजनीति से है, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपका कौन सा बनेगा, वसीम जाफर, ये क्रिकेटर है। ये क्या है, क्रिकेटर है, इसका आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। एक नहीं लगाया, कौन सा नहीं लगाया, ये वाला, सी वाला। एक बचा है राजा रवि, तो आपको पता है ये चित्रकारी थे। देखो ये भी आपका सॉल्व हो गया, सी डी ए बी, कितने आसानी से हो गया, सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी कहां है, सी डी ए बी, सी डी ए बी, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए यहाँ पर भी मिलान कीजिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है और मिलान करिएगा, इसका मिलान क्या हो जाएगा। देखो दिया गया है गौरी शंकर देवीलाल, मान लो नहीं पता है ना, मान लो नहीं पता है, तो यहाँ पर देखो कौन सा आप करेंगे, हरि प्रसाद चौरसिया के। देखिए हरि प्रसाद चौरसिया जो आपके हैं वो कैसे हैं, तो आपके बांसुरी हैं, इसका आपका ए हो जाएगा। और 2 का ए कहीं पर मिल रहा है, 2 का ए कहीं मिल रहा है, देखो सी वाला मिल रहा है। मतलब देखा जाए तो बहुत ही आसान शब्दों में से इसका आंसर हमने पकड़ लिया है, क्योंकि हरिशंकर चौरसिया क्या है, बांसुरी वाले हैं, है ना। तो 2 का हो गया ए हो गया। 1 का सी, गौरी शंकर देवी क्या है, तो आपके कथक हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिर 3 का भी है, मतलब एम एफ हुसैन का संबंध किसे, चित्रकार से है, ठीक है। और जाकिर हुसैन का किससे, तो आपके तबला से है। तो एक आंसर मिला और जवाब आसानी से लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ऑप्शन के अनुसार देखा जाए अगर एक आपको आता है तो आसानी से जवाब आप लगा सकते हैं और बहुत ही आसान होता है। यहाँ पर देखो दिया हुआ कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर उस्ताद अहमद अली खान ने निपुणता प्राप्त की। जवाब दिया गया है क्या, कि उस्ताद अहमद अली खान, और इनका जो संबंध है वो किससे है, तो यहाँ पर जवाब 103 का आ रहा है, तबला से। क्या बात है, तबला हो जाएगा। याद रखिएगा उस्ताद अजमद अली खान है, अमजद अली खान है, और इनका संबंध है आपके सरोद से है। किसे है, सरोद से है, इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। सरोद वादक है, ठीक है। ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म ग्वालियर में, ग्वालियर कहाँ पड़ता है, एमपी में है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे ला दिया गया है, कह रहा है कि हरि प्रसाद चौरसिया किस मतलब वाद्य से वादन करते हैं, है ना, किस वादन के लिए विख्यात हैं। तो हरि प्रसाद चौरसिया ये संबंधित है आपके बांसुरी से, ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी, बांसुरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। चलिए भाई स्टैटिक जीके है, ऐसी मेहनत करते रहिए, और जीके मजबूत तो पीटी मजबूत, है ना। जीके मजबूत तो पीटी आपकी मजबूत, समझिए फिर आपको कोई हराने वाला नहीं मिलेगा। याद रखिएगा यहाँ पर 105 का जवाब जो बनेगा वो आपका हो जाएगा सी। ये थे आपके शहनाई, बिस्मिल्लाह खान कैसे थे, तो आपके शहनाई ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, है ना। और यहाँ पर कह सकते हैं 2001, ये भी याद रखिए 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है। 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कूट आपका दिया है, फिर से संगीत दिया है और आपका उत्कृष्टता दिया गया है। चलिए जो आपको आ रहा है उसी पर मिलान करिए सबसे पहले, तो जो आपको आता है उसी पर मिलान करिएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है अमजद अली खान, अमजद अली खान जो आपके हैं वो कैसे हैं, ये आपके वीणा से संबंधित हैं, है ना। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान की बात किया गया है, बिस्मिल्लाह खान जो आपके हैं ये कैसे हैं भाई, बिस्मिल्लाह खान जो आपके हैं कैसे, शहनाई से हैं, तो इसका 1 हो जाएगा। फिर दिया गया है आपका टी एन कृष्णन दिया है, क्या दिया है, टी एन कृष्णन दिया है, ये जो आपके हो जाएंगे कि सॉरी यहाँ पर शहनाई दिया क्या,
देखो मिलान कर देते हैं क्रम से, लेकिन गड़बड़ ना हो जाए। देखो जो आपके दिया गया कौन सा, अमजद अली खां, ठीक है, इनका संबंध किससे है, तो आपकी वीणा से, इसका 4 हो जाएगा। मल्लिकार्जुन जो आपके हैं इनका संबंध किससे है, तो इसका है शास्त्रीय संगीत से, इसका 3 हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है वो किससे आपका दिया है, तो ये आपका हो जाएगा वायलिन से, शहनाई से हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। और टी एन कृष्णन का है वायलिन से है, इसका 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2 इसका जवाब बनेगा। तो 4 3 1 2 आपका कहां पर है, 4 3 1 2 है, ऑप्शन बी में दिया है ना। जो आ रहा है उसी को आप लॉक करिए, मतलब जो आ रहा है पहले उसी पे लॉक करिए, ठीक है। अगला दिया गया है मधुबनी शैली। बताइए भाई मधुबनी शैली जो विख्यात है, मधुबनी शैली जो विख्यात है ये कहां पर विख्यात है। चलिए 107 नंबर में, तो आपके बिहार में है ना, कहां पर आपके है, तो आपकी बिहार से संबंधित है, मधुबनी शैली है। और हमने बताया भी था कि दरभंगा है ना, मधुबनी और नेपाल के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो ये चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध भी आपके हैं, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है टिप्पानी निम्न में से किस राज्य का लोक नृत्य है। टिप्पानी, टिप्पानी कहां का लोक नृत्य है, चलिए बताइएगा टिप्पानी। और ये कहां का है, एक नृत्य है, कैसा है, लोक नृत्य, कहां का है, गुजरात का है, कहां का है, गुजरात का है। इसका ऑप्शन क्या बनेगा, सी, गुजरात से संबंधित है, गुजरात से। और ये विशेष रूप से देखा जाए तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा। टिप्पानी मतलब होता है लोहे या लकड़ी के ब्लॉक से जुड़कर बनी होती है। टिप्पाणी जो होती है ये लोहे या लकड़ी से ब्लॉक से मिलकर बनी होती है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है, भारतनाट्यम की नर्तिका नहीं है। चलिए 109 नंबर में, तो देखिए यहां पर दिया है लीला सैमसन, गीता रामचंद्रन और सोनल मानसिंह, लेकिन सितारा देवी, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर सितारा देवी, ये कह सकते हैं कथक की हैं, किसकी हैं भाई, तो आपकी कथक की हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, भारतीय लोक नृत्य पूछा गया है, बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो। देखो यहाँ पर दिया है लोक नृत्य, और लोक नृत्य जो आपका है वो गरबा है, क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, ये शास्त्रीय नृत्य है, क्या है ये, शास्त्रीय नृत्य है। तो दिया गया है लोक नृत्य, तो आपका हो जाएगा गरबा। कितना आसान था, गुजरात का है, लोकगीत कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, अगला बताइए भाई, देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कहोगे आप लोग। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, सुमेलित है, आपसे पूछा गया है कौन सुमेलित है। तो देखिए यहां पर दिया है भारतनाट्यम, और भारतनाट्यम जो आपका है भाई, भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, ना कि आंध्र प्रदेश का है, कहां का है, आपके तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। फिर दिया गया है आपका कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी है आपके कहां का, आंध्र प्रदेश का है, मतलब ये भी गलत है, ये भी मिलान सही नहीं है दिया है। फिर दिया गया है कथकली कहां का है, केरल का है, तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट हो गया, ठीक है, क्योंकि कथक है आपकी यूपी का, तो ये भी गलत दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या क्वेश्चन दिया है देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, जल्दी से बताइए, इसका जवाब कौन कौन सही देगा, कौन कौन इस प्रश्न का जवाब सही दे सकता है। तो घूमर दिया है राजस्थान, बिहू दिया है बिहार, भांगड़ा दिया है पंजाब, और लौड़ी दिया है महाराष्ट्र। यहाँ पर 112 नंबर में, चलिए 112 का ऑप्शन आ रहा है बी, कह रहा है बिहू बिहार का है। भाई बिहार का है बिहू, हम तो कहते हैं भाई बिहार का ही है, आप बताइए कहाँ का है, असम का है, बिल्कुल सही है, असम का है, ठीक है। कहाँ का है, ये असम का है, बिहार का नहीं है, याद रखिएगा, असम का है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका गलत दिया गया था। अगला दिया गया है, कह रहा है कथकली नृत्य का प्रचलन किस राज्य में है, कथकली नृत्य का जो प्रचलन है वो किस राज्य में है। चलिए तो कथकली का जवाब आ गया है, कहां से, कथकली कहां से, केरल। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आपकी केरल से संबंधित है, केरल से संबंधित है, ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है। यक्षगान लोक नृत्य का जो संबंध है वो किस भारतीय राज्य से है। यक्षगान ये कहां का है, यक्षगान मतलब युद्ध पारंगत, मतलब देखा जाए तो ये है आपके कर्नाटक से है, कहां से है, कर्नाटक से है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कर्नाटक। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहां पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य शास्त्रीय रूप है। चलिए शास्त्रीय रूप आपसे पूछा गया, शास्त्रीय, बंगला, कालबेलिया, ओडिसी और आपकी पंडवानी। तो जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा सी, ओडिसी जवाब हो जाएगा, ये शास्त्रीय नृत्य का है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है गरबा एक नृत्य है, गरबा एक नृत्य कहाँ का है, तो आपकी गुजरात का है, कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। और अगला बताइएगा, अगला दिया गया है यहाँ पर डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। डांडिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। और डांडिया तो आपको पता है गुजरात से संबंधित है, ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कौन सा। यहाँ पर आपका जवाब आ चुका है, ऑप्शन यहाँ पर लॉक किया जाए, चलिए लॉक कर दें। ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर आंध्र प्रदेश का क्लासिक नृत्य कौन सा, कुचिपुड़ी है। क्या है भाई, कुचिपुड़ी है, इसका राइट आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। और कुचिपुड़ी को उसके वर्तमान रूप में लाने का श्रेय जाता है लक्ष्मी नारायण शास्त्री को, किसे, लक्ष्मी नारायण शास्त्री को दिया जाता है, याद रखिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, क्या दिया गया है देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। बताइएगा यहाँ पर आपका कौन सा लोक नृत्य है जो आपके कह सकते हैं जनजाति से संबंधित, कहाँ के, कर्नाटक से संबंधित है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बनेगा यक्षगान, यक्षगान जो आपका कहाँ से है, आपके कर्नाटक से संबंधित है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। कह रहे हैं अमीर खुसरो सरोद से संबंधित है, तो भाई सरोद से संबंधित तो आपके नहीं है ना। यहाँ पर आपका पहला ही पॉइंट आपका गलत नजर आ रहा है। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है, किसे, तो सितार का जनक कहा जाता है साथियों, ठीक है, सितार का जनक कहा जाता है, ना कि सरोद का। तो ये तो आपका गलत हो गया है। भीमसेन जोशी का संबंध है गायन से, उत्पल दत्त का संबंध है फिल्म से, और शंभू महाराज का संबंध है आपके कथक से। ऑप्शन आपका एक गलत दिया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए अब आपको यहाँ पर आंसर नहीं दिखेगा, ठीक है, आंसर आपको नहीं दिखेगा। चलिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है। चलिए चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, नेक चंद्र का है। किसका बनाया हुआ है? तो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पर आपका नेक चंद्र, इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा है, चलिए अब बताइएगा कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? तो आदर्श वाक्य पूछा गया है जो कि ऑप्शन सी है, यहाँ पर आपका सत्यमेव जयते है। क्या है? सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते, जो कि मुंडकोपनिषद सूत्र से आपका लिया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में लिखा है। कैसे में? तो आपकी ये संस्कृत भाषा में, और संस्कृत भाषा जो कि देखा जाए देवनागरी लिपि में आपका लिखा गया है। ठीक है, भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 कब 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया था, जो सारनाथ का सूफी स्तंभ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? बताइएगा उत्तर प्रदेश का यहाँ पर आपका जो नृत्य है आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? तो यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका तमाशा, नौटंकी, सहरा, सौरा। चलिए यहाँ पर सहरा होता है, वैसे क्या हो जाएगा? सहरा हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा, सहरा वगैरह होता है, सहरा। अच्छा, और कोई है देख लेते हैं। तमाशा तो आपका ये है ना, तमाशा कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा जो आपका ये महाराष्ट्र का है, ठीक है ना। रौफ जो आपका दिया है आपके जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। वहीं पर जो आपका दिया गया सौरा है ना, ये देखा जाए तो आपके यूपी के भी और आपके बुंदेलखंड वाले है ना। कौन? यूपी के बुंदेलखंड वाले। ये आपके यूपी में बुंदेलखंड वाले जो आपके हैं, बुंदेलखंड वाले जो कृषि लोग हैं, मतलब कृषक लोग हैं, वो अपनी फसल को काटते समय प्रकट करते हैं उद्देश्य, मतलब हर्ष के साथ। ये ऑप्शन आपका भी हो जाएगा, फसल काटते समय गाया जाने वाला आपका सहरा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है पटेती किसका त्योहार है? पटेती किसका त्योहार है ना? तो कठिन होगा, आप आंसर भी देख लीजिए। ये है आपके पारसी का त्योहार है। किसका त्योहार है? आपके पारसियों का त्योहार है, या कह सकते हैं जोरोस्टिक कैलेंडर के हिसाब से नए वर्ष की शुभारंभ मनाया जाता है। जो आपका नया वर्ष का शुभारंभ होता है तब ये मनाया जाता है त्योहार। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा पारसी का। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका आ चुका है, करेक्ट। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत किसे माना जाता है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ ठाकुर। कौन से? ऑप्शन डी। यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं कि कला की बंगाल शैली का अग्रदूत अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? निम्नलिखित में से कौन एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो बंगाल बताइए, बंगाल तो है नहीं है, कालबेलिया भी नहीं है, ओडिसी है आपका जवाब, है ना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ओडिसी जो नृत्य है एक शास्त्रीय नृत्य आपका है ना, शास्त्रीय नृत्य आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया है, भारतीय संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ का है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। ये देखा जाए भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल सन 2000 में इसे मान्यता प्राप्त की गई थी। और शास्त्रीय जो नृत्य है ये आपके कहाँ का है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपके असम से संबंधित है। कहां से? तो आपके असम से संबंधित है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहा है भारतीय विश्व खेल से संबंधित, कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? चलिए बताइएगा किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? कानपुर, लखनऊ, आगरा या नोएडा? तो जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन बनेगा सी, आपके आगरा में है। कहां पर है भाई? तो आपके आगरा में है। और ये आपके 1963 में एक लघु उद्योग विकास संस्थान के रूप में ये स्थापना की गई थी, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर बताइएगा खेल और खिलाड़ी आपको दिए गए हैं। तो दिया है वाटर पोलो में दिया है 7, कबड्डी में दिया है 7, वॉलीबॉल में दिया है 6 और हॉकी में दिया है 9। तो आपका जवाब क्या गलत दिया है? तो यहाँ पर आपको पता है कि हॉकी में कितने होते हैं? 11 लोग होते हैं। कितने? 11 लोग होते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी हमारा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है आपसे रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से दिया गया है? चलिए रोवर्स कप का संबंध आपसे पूछा है, कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं यहाँ पर आपका फुटबॉल। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये आपके फुटबॉल से संबंधित है। जो रोवर्स कप है आपके फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना, क्लियर है ना। वहीं पर आपका आगा खा कप, बेडकन कप, नेहरू ट्रॉफी ये सब हॉकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, कबड्डी होगा या क्रिकेट है? इनमें से आपका जवाब इनमें से राइट क्या होगा? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर अगर हम लॉक करते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 131 नंबर में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन आ गया है सी नंबर। याद देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? आपका कबड्डी है। क्या भाई? यहाँ पर कबड्डी ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है डांडी बियो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? चलिए यहाँ पर बताइएगा डांडी बियो जो खेल है ये राष्ट्रीय खेल कहाँ का है? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बन गया है 132 नंबर में, यहाँ पर सी नंबर। ये है आपके नेपाल का। कहाँ का है भाई? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, ये नेपाल का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? नेपाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आ गया मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल में से क्या है? मलेशिया और इंडोनेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका कौन सा है? चलिए मलेशिया और इंडोनेशिया का पूछा गया है, तो कुछ लोग जवाब भी यहाँ पर दे रहे हैं। और इसका जो राइट आंसर बनेगा आपका ए नंबर बनेगा, आपका बैडमिंटन है। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बैडमिंटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? खेल का मैदान दिया है और आपका देश दिया गया है। ब्रिस्बेन स्टेडियम पूछा गया, ब्रिस्बेन स्टेडियम, ये स्टेडियम आपके ऑस्ट्रेलिया में है, आपका सही दिया गया है। ब्लैक हीथ स्टेडियम आपके इंग्लैंड में है, आपका सही दिया है। वेम्बले स्टेडियम आपके लंदन में है, ये भी आपका सही दिया गया है। लेकिन यांकी स्टेडियम स्कॉटलैंड में दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि यांकी स्टेडियम आपके कहाँ पर है? आपके न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या आपका गलत दिया गया था? डी नंबर आपका गलत दिया गया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है, चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? क्या है? चेपक क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो देखिए आपके इंडिया में है। कहाँ पर आपके? तो आपके चेन्नई में है। कहाँ पर है? आपके चेन्नई में है। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। और चेपक क्रिकेट स्टेडियम आपके चेन्नई में। वहीं पर देखा जाए मुंबई में तो एक प्रसिद्ध आपके यहाँ पर स्टेडियम है, वानखेड़े स्टेडियम आपका है ना। दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में कौन सा है? शिवाजी हॉकी स्टेडियम है ना, ईडन गार्डन है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है वो आपके कहाँ पर है? चलिए यहाँ पर 136 का जवाब क्या बन जाएगा? तो आपका जवाब ऑप्शन सी आपके पटियाला में है। कहाँ पर? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो आपके है ये आपके कहाँ पर है? आपके पटियाला में है, पटियाला में, ठीक है ना। और ये एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, ठीक है। पटियाला कहाँ पड़ता है? कोई बताएगा? पटियाला कहाँ पड़ता है? तो आपके पंजाब में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तो आपके पंजाब में पड़ता है। याद रखिए एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है।
अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल इनमें से क्या हो जाएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या हॉकी। जवाब क्या बनेगा। तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी आपका हॉकी। क्या हो जाएगा, हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यार आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। यहाँ पर चीन, इंग्लैंड, रूस और आपका जापान। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर 138 नंबर में ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। याद रखिए टेबल टेनिस जो आपके है वो आपकी चीन का है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपसे पूछा गया है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा। यहाँ पर 139 क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा सी वॉलीबॉल। क्या है भाई, तो वॉलीबॉल जो आपका है आपके श्रीलंका का है। ठीक है, वहीं पर आपका जो दिया है गोल्फ, गोल्फ कहाँ का है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आपका गोल्फ है। ठीक है, और हॉकी का, हॉकी जो आपका है भारत और पाकिस्तान का हॉकी है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे दिया गया है क्या है भारतीय अनुसंधान संगठन जो आपके हैं इनके बारे में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक उद्योग मंडल है ना की स्थापना जो की गई वो आपकी कब की गई। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी आपके 1994। क्या हो जाएगा 1994 को। क्लियर है ना। चलिए तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है। सिरेमिक सिटी आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर 41 का जवाब यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं आपका सिरेमिक सिटी खुर्जा। जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर खुर्जा जो कि आपकी बुलंदशहर में है। ठीक है, बुलंदशहर जिले में सिरेमिक उद्योग के लिए आपका प्रसिद्ध है, सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। जो चीनी की मिट्टी है ना, चीनी मिट्टी के आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य नहीं है। कौन कथन सत्य नहीं है, कथन आपका सत्य नहीं है। तो देखते हैं कौन सा नहीं है। तो पहला दिया है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान आपके रांची में है, ये आपका सही दिया गया है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला दिया गया है दिल्ली, तो भाई ये आपके दिल्ली में नहीं है। ये रासायनिक प्रयोगशाला महाराष्ट्र के पूना में है। कहाँ पर है आपके पूना में है, याद रखिए पूना में है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, देहरादून में है, तो ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आपके करनाल में है, ये भी आपका सही दिया है। तो आपका कौन सा बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या है केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए बताइए केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए 143 को ऑप्शन यहाँ पर आपका आ रहा है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके नागपुर में है। कहाँ पर है आपके नागपुर में आपका जवाब हो जाएगा नागपुर में, जो कि आपके 1958 में, कब 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग के नवाचार को अनुसंधान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यार राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन डी आपके गांधीनगर में। कहाँ पर है, ऑप्शन डी आपके गांधीनगर में है। याद रखिए गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर दिया गया है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका नंबर कुफरी। कुफरी क्या है आपका, कुफरी। यहाँ पर जवाब हो जाएगा कुफरी। ये कहाँ पड़ता है, कोई जवाब देगा। चलिए बताइएगा, इतने लोग जुड़े हुए हैं, इतने में से कोई एक तो होगा स्टूडेंट जिसका जवाब दे सकता है कि जो कुफरी है वो आपकी कहाँ पड़ता है, कौन सी स्टेट में, कौन से राज्य में है, कौन से शहर में, कौन से देश में, कौन से मंडल में है। चलिए कोई जवाब देगा। चलिए यहाँ पर कह रहे हैं देहरादून में है। चलिए लगभग प्रयास सही किया है आपने। तो याद रखिए आपके हिमाचल प्रदेश, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। ठीक है, कहाँ पर, तो आपके शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में कुफरी नामक स्थान पर आपका स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन आ चुका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दिया गया है कि नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में स्थापित है, मतलब ये भी आपका सही दिया गया है ना, ये भी आपका पॉइंट आपका सही है। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवाला में है, ये भी सही आपका दिया गया है। राजीव गांधी युवा विकास संस्थान आपके पेमटूर में दिया है, ये भी सही दिया गया है। फिर दिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपके लखनऊ में दिया गया है, तो ये आपकी कहाँ पर है, आपके एमपी की राजधानी भोपाल में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो आपके मध्य प्रदेश के आपके भोपाल शहर में। ठीक है, भोपाल शहर में आपका स्थित है। याद रखिए ऑप्शन डी इसका हो जाएगा, सही नहीं था। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। भारतीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। चलिए 147 का जवाब यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भारतीय फिल्म संग्रहालय जो है वो आपकी कहाँ पर है। चलिए कुछ लोग जवाब यहाँ पर दे भी रहे हैं, जिसका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका सी, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, लेकिन भारतीय फिल्म संग्रहालय पूछा गया है, ये नहीं पूछा है कि फिल्म सिटी पूछ लिया गया है ना। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ये संग्रहालय है जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा, आपकी दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है ना, वहीं पर जो पूना में क्या है, पूना में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान जो स्थापित है वो आपकी कहाँ पर, पूना में स्थापित है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर दिया राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थापित है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थापित है। तो यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। देखो ऑप्शन राइट आपका 148 नंबर का बनेगा, ये है आपके ए नंबर में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो आपकी अकादमी है वो आपकी कहाँ पर है, सॉरी आपके हैदराबाद में। कहाँ पड़ेगा, आपके हैदराबाद में। और इसके अगर हम पूछे कि आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, 1976 में इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई थी। ठीक है ना, चलिए आते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ था। चलिए जल्दी से बताइएगा, इसका राइट आंसर आपका क्या बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर नंबर, अगस्त 1948 में। कब हुआ था, तो अगस्त 1948 में इसका राइट आंसर परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। कब, तो आपके अगस्त 1948 में इसका गठन हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित है। कह रहा है ललित कला अकादमी किसके संवर्धन के लिए समर्पित की गई है, जो ललित कला अकादमी है किसके लिए है। चलिए यहाँ पर जवाब से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका यहाँ पर ललित कला के लिए। किसके लिए है, तो ललित कला के लिए। इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, ललित कला के लिए आपका है। ठीक है, क्योंकि ललित कला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, मतलब जैसे मूर्तिकला होता है, चित्रकला हो गया, ग्राफ कला हो गया, ग्रह निर्माण कला होता है, इनके लिए वो रहता है ललित कला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में नृत्य, नाटक और संगीत विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है। चलिए नृत्य को, नाटक को, संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक आपकी अकादमी है जिसको जिम्मेदारी दी गई है, और ये जिम्मेदारी है आपकी संगीत नाटक अकादमी की, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका सी, संगीत नाटक अकादमी हो जाएगा। यहाँ पर आपका दिया निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक आपने यहाँ पर देखा, कौन सा भी देखा आपने,
तो यहाँ पर देखो चित्रांगदा दिया गया है, विसर्जन दिया है, चंडालिका है और दिया गया है डिवाइन लाइफ। तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर जो डिवाइन लाइफ है ना, डिवाइन लाइफ है, ये आपके शिवानंद है। इसके जो पुस्तक के जो लेखक है वो आपके शिवानंद, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिवानंद आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी नंबर आपको गलत दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे मैन बुकर पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है। मैन बुकर पुरस्कार जो प्रदान नहीं किया गया है वो किसे नहीं दिया गया है। तो ये देखो वी.एस. नयपाल को भी दिया गया है, किरण देसाई को दिया गया है, अरविंद गिरी को भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका दिया है बी.एम. कॉल इन्हें पुरस्कार नहीं दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर आपसे क्वेश्चन निम्नलिखित रचनाओं में से उनके रचयिता के साथ मिलान करना है। चलिए मिलान कर लीजिए। यहाँ पर आपके रचित रचयिता आपके दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर गीत गोविंद जय जयकार हो जाए, गीत गोविंद की जय जयकार कर देते हैं तो एक का हो जाएगा 4 और एक का हो जाएगा 4, तो इसका 4 कर लीजिए। योग शास्त्र दिया गया है, योग शास्त्र के जो आपके हैं वो कौन है। तो आप यहाँ पर योग शास्त्र बताइए भाई, योग शास्त्र के कौन हो जाएंगे, योग शास्त्र के कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हेमचंद क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपका हेमचंद हो जाएंगे, एक कर दीजिए। श्रीभाष्य जो दिया है, श्रीभाष्य जो दिया है वो किसका है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रामानुज का हो जाएगा। और सिद्धांत शिरोमणि जो आपके हैं वो आपके कौन है, तो आपके भास्कराचार्य हो जाएंगे। तो इसका आपका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो गया है, तो 4 1 3 तो इसका जवाब बन जाएगा। तो ऑप्शन क्या लगा है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी। तो चलिए जवाब दीजिएगा कि भूमि राजस्व से संबंधित नहीं थी, कौन सी नहीं थी। तो काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर सी नंबर 10 तक दे रहे हैं। चलिए भाई यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 10 तक। तो देखिए 69 का ऑप्शन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर जो आपका अच्छा क्वेश्चन हो चुका था, शायद ये क्वेश्चन आपका हो चुका था, है ना, ये जो आपका 10 तक आपका हो चुका था, यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे। चलो हम यहाँ पर क्वेश्चन हमको याद आया, क्वेश्चन नंबर आपको स्टार्टिंग करनी थी, हमें कहाँ पर, यहाँ से स्टार्टिंग करनी थी। ये महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ से शुरू करना था। हाँ तो चलिए बताइएगा कि महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। तो याद रखिएगा ये आपके उत्तर प्रदेश से लागू की गई थी, यहाँ से पढ़ाना था हमें, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। बता भी दिया करिए कि सर जी भी और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए लाइक से भी कर दीजिए भाई, देखो काफी लोग जुड़ चुके हैं और आप लोगों को आज देख सकते हैं कि 15 अगस्त के दिन भी आप लोगों को पूरी क्लास में आपको दे रहे हैं, है ना। तो लाइक से तो बनता है आप सभी को। चलिए बताइए क्वेश्चन दिया है कि मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए तो चलिए हम भी आप आराम से पढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग आराम से जब काम करते हैं तो हमारा मन करता है कि आराम से काम करें, ठीक है। चलिए तो आइए यहाँ पर जवाब देते हैं आपका 77। चलिए फटाफट लोग जवाब देते रहिएगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है 10 मई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, सी नंबर। यहाँ पर 10 मई 1857, ठीक है, 10 मई 1857 से स्टार्टिंग हुई थी, ऑप्शन से आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से दिया गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। चलिए जवाब देना है और आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। 78 का ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए आपका जवाब आ रहा है डी नंबर। चलिए डी नंबर आ रहा है तो हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपके बेगम हजरत महल थी जो कि अवध से आपकी थी, अवध में नेतृत्व कर रही थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया। चलिए बताइएगा ये राष्ट्रगान कब और कहाँ पर गाया गया। चलिए बताइएगा सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी जवाब देते रहिएगा। 79 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, याद रखिए दिसंबर जो कि 1911 में कलकत्ता में, ठीक है, याद रखिएगा ये 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया था। चलिए 80 का जवाब देना है। चलिए जवाब देते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, क्योंकि आप लोग आराम से पढ़ना चाहते हैं तो आराम से पढ़िएगा। लाइक शेयर आप लोग करते नहीं है तो हम भी आप लोगों को उतनी मेहनत करेंगे जैसे करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए अपनी जो आवाज फाड़ते रहते हैं ना तो उससे कोई फायदा नहीं है। आप लोग बस अपना देखते हो जीवन में, दूसरे का नहीं देखते हो कि दूसरा कितना मेहनत कर रहा है, इसके लिए आपने कभी सोचा है अपने सपने में। चलिए बताइएगा यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। चलिए 80 क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कौन सा, याद रखिए 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्यों, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर दिया था, अर्थात मुस्लिम लीग क्या थी आपस में मिल गए थे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए बताइएगा यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई ये कब हुई थी। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखो काफी लोगों को जवाब आ रहा है 81 नंबर में, यहाँ पर सी हो जाएगा। याद रखिए सी नंबर, यहाँ पर 1885 में यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी और कहाँ पर, तो आपकी मुंबई अर्थात आपकी मुंबई में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की। चलिए बताइएगा, और ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, याद रखिएगा महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी। चलिए 82 जवाब दीजिएगा। चलिए सभी के जवाब भी आ नहीं रहे, फटाफट जवाब आना चाहिए। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बेलगांव, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। याद रखिए बेलगांव जो कि आपका 1924 में, और याद रखिए गांधी जी मात्र एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष आपके बने थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण काल भी कहते हैं। कुल मिला के 1885 से लेकर 1905 का जो समय है इसे कौन सा काल कहा जाता है। चलिए सब लोग कह रहे हैं अंतिम बोला जाता है, तो अंतिम कैसे हो जाएगा जब पहला बोल दिया है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को जो कहा जाता है 1885 से 1905, इसी बोलते हैं क्या। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका सी, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा कौन सा। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, मध्यकाल। चलिए मध्यकाल हो जाएगा, सी नंबर मध्यकाल हो जाएगा, ठीक है। मध्यकाल बनेगा, मध्यकाल आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। चलिए सही जवाब देना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा। काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, और काफी लोग यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया है। चलिए ऑप्शन भी दिया है यहाँ पर आपका डी नंबर, बदरुद्दीन तयावजी कौन थे। यहाँ पर बदरुद्दीन तयावजी थे, ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा कि बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। चलिए अनु पटेल, हमने आपका आंसर देख लिया है, ठीक है, आपका कमेंट देख लिया है। चलिए बताइएगा 85 नंबर में, 85 जवाब दीजिएगा। बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, और ये किसके समय किया गया।
चलिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, याद रखिए करजन के समय, है ना, सभी का जवाब आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर आपका करजन का जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? चलिए बताइएगा, यहाँ पर नेतृत्व जो किया था यहाँ पर किसने किया? चलिए 86 नंबर में, और 86 का ऑप्शन क्या बनेगा? चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर और काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। चलिए सही जवाब इनमें से 86 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ये थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। 87 नंबर में जवाब देते रहिए और आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं 87 नंबर में। चलिए डी नंबर, चलिए याद देखिएगा, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं रहे हैं कौन? तो आपके यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? तो चलिए यहाँ पर आपको बताना है आपका जवाब सही कौन सा बनेगा 88 नंबर में। 88 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा कौन सा? डी नंबर। ये भगवती चरण बोहरा कौन है भाई? तो भगवती चरण बोहरा के माध्यम से द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा? अभिनव भारत का आयोजन किया था किसने? तो यहाँ पर देख सकते हैं वीडी सावरकर। कौन? वीडी सावरकर। ये क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, सही मिलान आपको करना है। यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा मिलान हो जाएगा। अगर ये मिलान आप सही कर लेते हैं तो समझो एक नंबर आपका पक्का ही पक्का है, ठीक है। चलिए देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल का जो संबंध है ये किससे था? ये काकोरी से था, है ना। सबसे जो आपके कह सकते हैं मेन अगुआ थे ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, इसका 2 हो जाएगा। सूर्य सेन का जो संबंध है चटगांव शास्त्रागार में छापामारी किया था, यहाँ पर आपका 3rd हो जाएगा। अरविंद घोष की बात करते हैं, अरविंद घोष की, तो यहाँ पर अरविंद घोष क्या कर रहे थे भाई? ये अलीपुर बम हमला में शामिल थे, ठीक है। अलीपुर बम हमला में आपके अरविंद घोष शामिल थे, इसका 4 हो जाएगा। और भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामले में थे। तो अब आपके सामने 4 षड्यंत्र आपको दिख दिए गए हैं, तो इनको नोट करिए और स्क्रीनशॉट लगाइएगा। और आज यहाँ पर कम से कम 2 घंटे अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगाइएगा इस डीपी का, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमसे अगला पूछा गया है कि चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ में कहां पर शहीद हुए थे? चलिए ऑप्शन 91 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर, जो कि आपके प्रयागराज जो देख सकते हैं इलाहाबाद का वर्तमान प्रयागराज आपका हो गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड वार्ड, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महाराष्ट्र में सन 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता था। चलिए बताइएगा गुप्त समाज को क्या कहते हैं? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है कि गुप्त समाज कौन था इनमें से? तो आपके यहाँ पर मित्र मेला समिति, क्या मित्र मेला समिति ये क्या था? आपका गुप्त समाज था। आगे चलकर यही कह सकते हैं एक ऐसी गुप्त संस्था बनी थी। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यह है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या का प्रयास के लिए फांसी दी गई। तो बताइएगा कि खुदीराम बोस को जो फांसी दी गई थी तो खुदीराम ने किसकी हत्या का प्रयास किया था? यहाँ पर जो आपका 93 है, 93 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका ये हो जाएगा किंग्सफोर्ड, ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा किंग्सफोर्ड का जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवन लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? यहाँ पर 94 का जवाब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो 94 का अगर ऑप्शन से बात करते हैं ये थे आपके लुइस फिशर। कौन थे? या सहयोग आपके असहयोग वाले हैं, लुइस फिशर आपके हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। तो इसको भी नोट करेगा, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? चलिए अपना राजनीतिक गुरु जो माना किसने माना? सभी का जवाब सही आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, बहुत कठिन क्वेश्चन आपके नहीं है, ठीक है। चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर गोपाल कृष्ण गोखले। तो हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं। यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले थे। हमने एक पॉइंट आपको कल भी बताया था कि अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि आपके दक्षिण अफ्रीका मिलने कौन गया था, तो दक्षिण अफ्रीका मिलने आपके गोपाल कृष्ण गोखले ही गए थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर दिया गया है रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? चलिए यहाँ पर सही जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आपका जवाब इनमें से राइट क्या बनेगा। चलिए 96 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका, अच्छा और भी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो आपका दिया गया कौन सा? डी नंबर। अर्थात कह सकते हैं कि 1893 में रंगभेद के कारण गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के पिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में यहाँ पर प्रथम श्रेणी के डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। सत्याग्रह सभा की स्थापना जो की थी वहां पर जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर 97 का ऑप्शन आपका जवाब बन जाएगा सी। याद रखिएगा फरवरी 1919, क्या फरवरी 1919 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन आ गया है कि महात्मा गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, इनमें से क्या शर्तें आपकी नहीं है? हमने मॉडल पेपर में भी आपको बताया भी था। तो सबसे पहली बात होती है कि गांव को सर्वोदय गांव बनाना है, एक आदर्श गांव बनाना है, तो पहला पॉइंट है कि जाति व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए। ये गांधी जी ने कहा था, सही दिया गया है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाना चाहिए, तो ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा है। अपना अपना धर्म है उसे क्या लेने देना, तो यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। ये आदर्श गांव के लिए गांधी जी ने ये पॉइंट नहीं कहा है। वहीं पर एक धर्मशाला में एक छोटा सा डिस्पेरी होना चाहिए, एक भोजन एक छोटा सा होना चाहिए, सब आपके थे। डी नंबर आपका जो है बी नंबर जो आपका है एक दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी ने जून 2014 में, सॉरी माफ करिए 2014 नहीं है,
गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक समुदाय क्रियाशील मठ की स्थापना की। इसको हमने आपको बहुत ही बार बताया था और बताया भी था कि 1904 में इन्होंने एक मठ की स्थापना की। ये जो आपका है कौन सा है? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन लॉक करना है। काफी लोग जवाब दे रहे हैं नटाल। तो देखिए आपका जवाब नटाल नहीं होगा, यहाँ पर आपका होगा कौन? फोनिक्स आश्रम में। कौन है? तो आपका फोनिक्स आश्रम की स्थापना इन्होंने 1904 में किया था। कितने में? तो आपके 1904 में किया था, याद रखिएगा। और यहाँ पर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च का प्रारंभ हुआ। चलिए 100 नंबर का जवाब देना है और 100 जवाब इनमें से जो राइट बनेगा कौन सा हो जाएगा? चलिए राइट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं आपके 12 मार्च। और 12 मार्च कहाँ पर लिखा है? तो ऑप्शन आपका 12 मार्च होगा, क्या होगा भाई? 100 नंबर में। चलिए 12 मार्च, चलिए लॉक करिए, हम आपके ऑप्शन पर सहमत हैं और आपका जवाब बिल्कुल सही है। 12 मार्च 1930 को याद रखिएगा ये दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया? चलिए बताइएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 101 का ऑप्शन हो जाएगा सही। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस इसका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। ठीक है ना, राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग कुख्यात जनसंहार किस दिन घटित हुआ था? डेट आपसे पूछा गया है। हमने आपको बताया था कि डेट ही आपकी पूछी जाती है, इस भी तो आप सभी को याद रहेगी, लेकिन डेट आपको बताना है सही डेट इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको लॉक करना है, आपका जो ऑप्शन बनेगा सही क्या हो जाएगा? चलिए भाई यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है बी नंबर 13 अप्रैल 1919। क्या 13 अप्रैल 1919 को ये घटना आपकी घटित हुई थी जो कि आपका जनसंहार का जलियांवाला बाग। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो चलिए आपका ऑप्शन आ रहा है, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका, चलिए ए नंबर जलियांवाला। तो जलियांवाला बाग आपका हो जाएगा राइट। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित है? चलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पर आधारित अधिनियम इनमें से कौन था? 104 का ऑप्शन यहाँ पर आपका सही क्या बनेगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, याद रखिएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो कि आपके 1919 के समय यहाँ पर आया। ऑप्शन का सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? 105 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 105 नंबर में तो असहयोग की बात किया है, प्रारंभ हुआ था सन 1920 में और खत्म हुआ था 1922 में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है कि चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? चौरी चौरा घटना जो घटित हुई थी कब घटित हुई थी? चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कोई ऐसा विवाद वाला कार्य ही नहीं किया गया है कि 4 फरवरी आपको दिया ही नहीं गया है। लेकिन अगर 4 फरवरी अब आता है तो एग्जामिनर आपकी 4 फरवरी सही करेगा, क्योंकि करंट अफेयर जो कि योगी सरकार ने एक साल के लिए ये महोत्सव बना दिया है, इस वजह से 4 फरवरी अब आएगा तो आयोग खुद 4 फरवरी कर देगा। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन तो है नहीं, सिंपल सी बात है। 5 फरवरी आपको दे दिया गया है, तो आपको कोई यहाँ पर सचकाने की बात नहीं है। आंसर आप लगा दीजिए 5 फरवरी। ठीक है, 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पुलिस हमले के कारण किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई? चलिए यहाँ पर बताइएगा कि साइमन कमीशन का जो विरोध कर रहे थे है ना, इसकी वजह से राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हो गई। और ये आपके कौन है? तो ऑप्शन बनेगा सी लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय ऑप्शन का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। यहाँ पर देखिए कि कह सकते हैं जो 11 सूत्री चेतावनी दिया गया जब सविनय अवज्ञा की शुरुआत कर रहे थे, इनमें से क्या क्या शामिल था? तो चलिए यहाँ पर क्या क्या शामिल हो जाएगा 108 नंबर में देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट दिया गया है, कह रहा है कि डॉलर रुपया विनिमय दर को कम करना। यहाँ पर जो आपका पहला पॉइंट है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है। भू राजस्व में 50% की कमी करना, ये आपका सही है। राजनीतिक जो कायदी थे उनको रिहा करना था। यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा कौन सा? भी 2 और 3 इनमें से सही था। ठीक है ना, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? आप सभी को याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको नोट कर लीजिएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले इनमें से आपके कौन थे? चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर 109 नंबर में, तो 109 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा बी आर अम्बेडकर। कौन? तो आपका बी आर अम्बेडकर ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग आंतरिक सरकार में कब सम्मिलित हुई थी? चलिए बताइएगा कि मुस्लिम लीग आंतरिक सरकार में जो सम्मिलित हुई ये कब सम्मिलित हुई थी? यहाँ पर आपका जवाब होगा 24 अक्टूबर 1946 को। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? 10 का ऑप्शन बनेगा सी 24 अक्टूबर 1946 को। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो चलिए बताइएगा कि पाकिस्तान की जो मांग की गई वो कब की गई थी, कौन सी ईस्वी को की गई थी? यहाँ पर जवाब दे रहे हैं काफी लोग 1940 में। आपका जवाब बिल्कुल सही है, हम आपके ऑप्शन को लॉक करते हैं 1940 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। ये बताइएगा कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने मनाया था? ये लोगों ने मनाया था। चलिए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, ये मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? चलिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब किया था? बिल्कुल जी है, क्योंकि आपके पास ऐसा क्वेश्चन घुमाने वाला नहीं है। डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा बी नंबर आपके 1942 को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया गया। याद रखिए गांधी जी ने जीवन में कभी भी नहीं सोचा था कि हम ऐसे बीमार पर आ जाएंगे कि हमें कहना पड़ेगा करो या मरो, है ना। तो चलिए 114 का जवाब देना है और आप लोगों को भी याद रखिएगा करो या मरो, जो कि आपको पता है यहाँ पर मेहनत आपको करना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था?
चलिए बताइएगा कि पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया, ये किसने कर दिया था? 15 का ऑप्शन देना है। याद रखिए ये ब्रिटिश मिशन योजना है और इस योजना में पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था कैबिनेट मिशन। कौन? कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसने स्वतंत्रता की थी, किसने घोषणा की थी, किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। चलिए बताइएगा, डेट याद रखिए क्योंकि डेट पूछा जा सकता है कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी। ये घोषणा जो किया किसने किया था? चलिए 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, सभी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी, ये थे आपके जो प्रधानमंत्री थे आपके इटली। कौन? क्लीमेंट इटली। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई है, तो आपको इसे याद रखिएगा कि आपका जवाब क्या हो जाएगा? डी, सिरिल रेड क्लिफ थे, ठीक है ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? सभी क्वेश्चन दमदार हैं, याद रखिएगा जितने भी क्वेश्चन बस इतने ही आपको लेना है और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, मात्र इतना ही पढ़ लीजिएगा। अगर टाइम नहीं है तो ये करें, ठीक है? क्योंकि पास होना है, अगर आपको रैंक लाना है तो आपको यूट्यूब के माध्यम से आपको साथ में किताबों की पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर नंबर 1 रैंकिंग वाले इतना टाइम नहीं देंगे, लेकिन जिसको पास होना है तो भैया उसको तो मेहनत करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो बस इतना ही पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 18 की अगर बात करते हैं तो आपका जवाब बी हो जाएगा। ये थे रास बिहारी बोस, बात किया रास बिहारी बोस की बात किया गया है। यहाँ पर देखिएगा रास बिहारी बोस ने यहाँ पर किया था राष्ट्रीय फौज, ठीक है ना? भारतीय राष्ट्रीय फौज। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि आजाद हिंद फौज के नेतृत्व में लड़ी थी। चलिए बताइएगा आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी? आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? यहाँ पर जवाब देना है। तो 119 का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बन जाएगा डी। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस, है ना? यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। मैंने बताया था कि आप इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई की थी आजाद हिंद फौज, और किसके नेतृत्व में? तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की? इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर जवाब आ रहा है कौन सा? सी नंबर। याद रखिएगा कि अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की गठन किया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चलिए लॉक करिए, यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? 121 नंबर में लॉक करिए जल्दी से। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका ऑप्शन ए। सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय शब्द दे दिया है ना, और प्रथम भारतीय दिया है तो आपकी कौन है? तो आपकी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया है कि किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत करने वाले थे कौन? ये कार्नवालिस थे। कौन थे आपके? ये कार्नवालिस था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला पूछा गया है कि चक्रवर्ती गोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल का नाम बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रश्न का जवाब आप लोग सही दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। चलिए आपका जवाब आ रहा है 123 नंबर में, ऑप्शन बनेगा ए। या देखिए लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन थे। तीसरी सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए यहाँ पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर। इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा बन जाएगा? तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी, आपके प्रकाश प्रकीर्णन के लिए। किसके लिए? ऑप्शन बनेगा डी, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। याद रखिएगा, ठीक है? आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना? प्रकाश प्रकीर्णन इसका जवाब राइट हो जाएगा। कब दिया गया था कोई बताएगा? इसका जवाब कोई देने वाला है, बता सकता है कि इनके जो पुरस्कार दिया गया था कब दिया गया था? ये दिया गया था 1930 में। कब दिया गया था? ये डेट याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछी गई, इसलिए आप लोगों से पूछ रहे हैं। और भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था 1930 में, भौतिक का नोबेल पुरस्कार, है ना? और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रमन जो आपके थे ये एशिया के पहले व्यक्ति थे। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन आ गया है, क्या निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर दिया गया अभिजीत विनायक बनर्जी, मदर टेरेसा, चंद्रशेखर वेंकट रमन और आपका दिया है देवेंद्र सत्यार्थी। तो राइट आंसर यहाँ पर कुछ लोग ए देंगे और कुछ लोग जवाब इसका डी देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो डी हो जाएगा। देवेंद्र सत्यार्थी को ये नहीं दिया गया है। दिया किसको दिया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। किसका? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, ना कि देवेंद्र सत्यार्थी को दिया गया था, है ना? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभिजीत बनर्जी जो आपके थे विनायक बनर्जी, इनको 2019 में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था, ठीक है ना? और रमन को दिया गया था 1930 में, है ना? तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे भी दिए हैं, कह रहे हैं लॉक कर दीजिए। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर नंबर आपके साहित्य क्षेत्र में ना क्या हो जाएगा? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा आपके प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। ये बता सकते हैं कोई है जिस प्रश्न का जवाब दे सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था 1965 में सबसे पहले किसे दिया गया था? चलिए है कोई यहाँ पर? इतने स्टूडेंट में काफी विद्वान साथी जुड़े हैं, क्या यहाँ पर जवाब दे सकते हैं कि जो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था? तो जी हाँ बिल्कुल, जवाब आपकी परीक्षा ने दिया है जी शंकर कुरूप को। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, जी शंकर कुरूप को ये दिया गया था। क्लियर हो गया है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित आपका क्वेश्चन है। कह रहा है भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? मतलब देख सकते हैं जो बारिश का पानी होता है इसे जल संचय के रूप में अनिवार्य बना दिया है। ये आपका कौन सा है? इसका राइट आंसर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर आपका तमिलनाडु। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है भाई, यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। तमिलनाडु राज्य है जो जल संचरण की दिशा में कदम उठाया है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की किडनी कहा जाता है? चलिए बताइएगा प्रकृति का किडनी जो कहा जाता है किसे कहा जाता है? रेगिस्तान को या दलदली भूमि को या हिमानी को या घास के मैदान को किसे कहा जाएगा? चलिए प्रकृति का किडनी पूछा गया है
और ये है कौन सा, यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर। तो देखो यहाँ पर आर्द्र भूमि है, यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन कौन सा, बी नंबर, दलदली भूमि को। दलदली भूमि को हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि, क्या बोलते हैं इसे, आर्द्र भूमि भी बोला जाता है। और ये प्रकृति की किडनी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें लगभग वर्ष भर जो आपका जल भरा रहता है। क्या, इसमें लगभग वर्ष भर क्या होता है, जल जमा रहता है, जो कि पोषक तत्वों का पुनर्निर्माण करता है, जहरीले तत्वों के निष्कर्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, यहाँ पर पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो एक बार लाइक वीडियो को जरूर करें, ताकि आपको भी लगे कि हाँ कुछ हम नया सीख रहे हैं और हमें भी लगे कि आपको कुछ हम नया सिखा भी रहे हैं। तो चलिए समुद्र का वर्षा वन किसे कहा जाता है। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, प्रवाल को दे रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा ए नंबर, प्रवाल आपका जवाब राइट हो जाएगा। प्रवाल की जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता अत्यधिक होने के कारण इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपका आ गया है जैविक खेती, क्या है, जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन सा आंदोलन 1987 में चलाया गया। बताइए, जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु कौन सा आंदोलन 1987 में चलाया गया था। तो ये चलाया गया था आपका नौदान्य आंदोलन, इसका जवाब क्या बनेगा, ए नंबर। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है वो कितना दिया गया है। चलिए जवाब दीजिएगा, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का जो प्रतिशत है वो आपका कितना है। यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार आपने पढ़ा है, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा डी, आपका 68.7%। कितना, 68.7%, इसका राइट आंसर आपका बनेगा डी, है ना। अगर आपको नहीं आता है तो एग्जाम में छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर तुक्का वगैरह चल जाएगा, लेकिन एग्जाम में क्या होगा भाई साहब, एग्जाम में आपका नंबर काट लिया जाएगा। चलिए बताइएगा, कह रहा है उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है, एग्रोकेमिक जो बोला जाता है ना, इंग्लिश बोलते हैं एग्रो क्लाइमेट जोन, तो इनकी संख्या है 9। कितनी संख्या है, ऑप्शन सी बनेगा, यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तराई, भाबर, पश्चिमी, है ना, मध्य पश्चिमी, पश्चिमी आर्द्र शुष्क, केंद्रीय मध्य, ये आपको मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आप थोड़ा इजी आपके हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर बताइए, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। अब इन क्वेश्चन को गलती मत करिएगा, क्योंकि इन क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बता दिया है ना, यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो रिवीजन आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा जल्दी से। तो देखिए यहाँ पर दिया है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित होती है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी, भगवान जगन्नाथ। क्या, भगवान जगन्नाथ ऑप्शन बनेगा, सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी बनेगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, कि हिंदुओं का जो तीर्थ स्थल है सबरीमाला किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, आपका हो जाएगा केरल। कहाँ पर है, केरल में ये हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ पर आपने सुना होगा कि यहाँ पर महिलाओं को जाने के लिए यहाँ पर रोका गया था, है ना, बल्कि अब ये महिलाओं के लिए भी खोल दिया गया है, इसमें से महिलाएं भी प्रवेश कर सकती है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर देखो दिया है हार्नबिल फेस्टिवल, और आज इस प्रश्न को गलती मत करिएगा, है ना, इस प्रश्न को गलती मत करिए, क्योंकि हमने इसके पहले रिवीजन करा दिया है कि हार्नबिल फेस्टिवल जो आपका है, जिसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, किस राज्य में है। ऑप्शन इसका बनेगा बी नंबर, नागालैंड, है ना, बताया था ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि प्रसिद्ध वार्षिक गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। चलिए यहाँ पर जवाब दें, याद रखिएगा, यहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, ये आपके पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, पहली बार आप जुड़े थे, है ना, तो इस वजह से गलती हो गई होगी, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि हम कोई भी सीरीज को होते हैं घुमा फिरा के ऐसे लाते हैं ताकि दोबारा उसका जवाब आप आसानी से दो और आपके अंदर इतनी खुशी आ जाए कि नहीं हाँ हमने तो कुछ करके दिखा दिया, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है, अरे क्या हो गया भैया, अरे कुछ तो बोलो। चलो यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में स्थित है। चलिए बताइएगा, कह रहा है झूलती मीनारों वाली एक प्रसिद्ध भारत के जो शहर में है वो मस्जिद कौन सी है, तो इसका भी जवाब दे सकते हैं। चलिए जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर, आपके अहमदाबाद में है। हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो मस्जिद है उस मस्जिद में जैसे आपकी एक ये मीनार है, एक ये मीनार है, एक ये मीनार है, तो इसमें से सभी क्या अटैच है आपकी, है ना। और अगर एक मीनार को आप हिला देते हैं तो कुछ समय अंतराल बाद ये वाली ऑटोमेटिक हिलने लगेगी, कुछ अंतराल वाली ये आपके हिलने लगेगी, इसलिए इसे झूलती हुई मीनार कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी। राग कामेश्वरी की जो रचना किया है वो किसने किया है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, राग बागेश्वरी कामेश्वरी दिया है, इसकी रचना किसने की है, ये पंडित रविशंकर किया है। किसने, ऑप्शन बनेगा डी, यहाँ पर पंडित रविशंकर ने किया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है लास्ट सफर, क्या दिया है, लास्ट सफर एक प्रसिद्ध रिनेसेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है। क्या दिया है, लास्ट सफर दिया है ना, और ये जो आपकी है आपके लियोनार्डो दा विंसी की है। इसका राइट आंसर आपका जो बनेगा वो आपका सी, इसका जवाब राइट हो जाएगा, यहाँ पर लियोनार्डो दा विंसी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे। और इस प्रश्न का जवाब हमें 100% सभी से सही चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को भी हमने यहाँ पर पढ़ा दिया है ना, इस क्वेश्चन को भी पढ़ाया है और जो क्वेश्चन हमने पढ़ाया है सभी से जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही सही लेने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, कह रहे इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी, अवनींद्र टैगोर। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। बड़ी खुशी होती है कि जिसको हम आपको पढ़ा देते हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रहता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी है। अगर बच्चा यहाँ पर नवजात भी होगा तो वो भी जवाब दे देगा कि यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, भारत में पहली बोलती हुई फिल्म।
यहाँ पर 9 का ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, आलम आरा का जवाब हो जाएगा। वहीं पर राजा हरिश्चंद्र जो आपकी मूवी थी कैसी थी, मूक भी मतलब कह सकते हैं कैसी थी, ये बोलती थी गूंगी वाली थी, सिर्फ चित्र देखो और हंसते रहो, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है निम्न में से मिलान करना है, चलिए जल्दी से मिलान कर लीजिए, इसका जो जवाब बनेगा वो आपका कौन सा हो जाएगा। कुल मिला के इस प्रकार से दिया गया है, जल्दी से मिलान करिए कौन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर भारतनाट्यम क्या दिया है, भारतनाट्यम दिया गया है, और भारतनाट्यम कहां पर मिलेगा बताइए, तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु, चलिए यहाँ पर कर देते हैं 4 नंबर। कुचिपुड़ी आपके आंध्र प्रदेश में है, आपका 3 हो जाएगा। कथकली आपके केरल में है, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओडिशा का ओडिशा हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा। तो 4 3 2 1 पहला नंबर आपका जवाब राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका गलत दिया गया है। घूमर दिया है राजस्थान, बिहू दिया है बिहार, भांगड़ा दिया है पंजाब, और लावड़ी दिया है महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, बी नंबर बिहू। बिहू आपके बिहार में नहीं है, आपके असम में है। कहां पर है, आपके असम में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। अमीर खुसरो दिया है सरोद, भीम जोशी दिया है गायन, उत्पल दत्त दिया है फिल्म, और शंभू महाराज दिया है आपका कथक। तो जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका गलत हो गया कौन सा, ए नंबर। यहाँ पर आपका दिया है सरोद, 12 का ए नंबर होगा। तो देखो यहाँ पर सरोद वाले नहीं है, क्या है, यहाँ पर देखो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर, है ना। यहाँ पर कोई भी चोरी कर जाएगा और मैसेज को डिलीट कर देगा, लेकिन हमारी निगाह पूरी तरीके से कहां पर, आपके कमेंट पर है। तो याद रखिएगा यहाँ पर अमीर खुसरो जवाब के थे, ये कैसे थे, ये थे आपके सरोद वाले नहीं थे, ये क्या थे, वीणा, है ना। क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर आपका गलत दिया गया है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है सर गलती से हो गया है, हमें पता है गलती से हो गया होगा, जल्दी में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसका बनाया हुआ है। चलिए बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है ना, रॉक गार्डन है किसका बनाया हुआ है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब इसका भी सही होना चाहिए। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर नेक चंद, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, ये है आपके नेक चंद जिन्होंने नेक काम किया है और रॉक गार्डन का निर्माण किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट आपका जवाब हो जाएगा। ये भी सुविख्यात याद रखिएगा, ठीक है। और रॉक गार्डन के नाम से नेक चंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन ये मिल जाए कि नेक चंद रॉक गार्डन कौन सा है, तो भी आप जवाब यही दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया दिया है निम्न में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। चलिए विधि है, सौरा है, तमाशा है और आपका रौफ है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया था, है ना। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सौरा, जैसे हम लोग सहरा कहते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है। चलिए माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कल के परसों के, क्योंकि हमने रिपीट किया है ना। ये वास्तविकता के साथ हमने रखा है ताकि आपको ये पॉइंट आपको याद हो जाए, है ना, गलती के चांस ना हो। हमने पूरी तरीके से हम चाहते हैं कि आपको लोहा लाट बना देंगे, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन आपके पिछले साल आपको मिलेंगे, चाहे बीएड की तैयारी कर रहे हो चाहे किसी में, क्योंकि स्टैटिक जीके सबके लिए होती है। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन बी, ये थे आपके एलके आडवाणी, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का लोकार्पण किया है। बताइए एक आपकी आत्मकथा है जो के नाम है एन अनसुटेबल बॉय, है ना, अनसुटेबल बॉय जो आपने किया है, ये लोकार्पण किया है किसने। तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका बनेगा, यहाँ पर आपका डी आ रहा है, कुछ लोग जवाब सी दे रहे हैं। इसका राइट आंसर आपका बनेगा सी, करण जौहर की है। किसकी है, करण जौहर की है। 17 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ पर एक आपके अभिनेता आपके हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चलिए यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर रोमांसिंग विद लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर बताइए, कह रहा है कि रोमांसिंग विद द लाइफ नामक ये पुस्तक लेखक के नाम बताइए। चलिए यहाँ पर जवाब क्या बनेगा 18 नंबर में। चलिए रोमांस से यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, ये आपके थी कौन, तो आनंद आएगा, है ना, क्या आएगा, देव के साथ आनंद आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका जवाब बन जाएगा डी, देव आनंद, और रोमांसिंग विद लाइफ ऑप्शन क्या बन जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा जो लिखी है किसने लिखी है। चलिए बताइए इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा जो लिखी है वो किसने लिखा है। चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर जवाब आ रहा है ए नंबर, अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अंटू द राष्ट्र का लेखक कौन है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक थी अंटू द राष्ट्र, है ना, और ये थी ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, रॉन जस्टिन, क्या जॉन जस्टिन रस्किन, जॉन रस्किन है, इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है प्रसिद्ध काव्य गीत गोविंद की रचयिता कौन है। चलिए यहाँ पर बताइए गीत गोविंद के जो रचयिता हैं वो आपके कौन है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी जयदेव, इसका आपका जवाब हो जाएगा बी जयदेव हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा है अभिज्ञान शकुंतलम जो आपका है क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम है ये आपका है क्या। तो चलिए 23 का जवाब देना है 23 नंबर में। तो ये भाई क्या है भाई बताइए, ड्रामा है, उपन्यास है, कविता है, कहानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न का जवाब सब लोग क्या हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे। चलिए भैया बताइए जल्दी से। ये है आपका ए नंबर, ये है एक ड्रामा, क्या है, ये सब एक ड्रामा है, याद रखिएगा, ये एक ड्रामा है, याद रखिएगा, जिसे हम लोग नाटक बोलते हैं। क्या नाटक, जो लोग ड्रामा करते हैं बोलते हैं ना नौटंकी कर रहा है, मतलब ये क्या होता है, एक नाटक होता है। तो क्या जवाब बनेगा ए नंबर, ड्रामा को हमको बोलते हैं, एक नाटक बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखो आपके दिमाग में एक पॉइंट आया होगा कि खाने वाली चीज ना कोई मैसूर होती है और मशहूर होती है, तो आपका जवाब होता है बी आपके मैसूर। तो याद रखिएगा खाने वाली कोई ना कोई चीज मैसूर होती है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन, बी हो जाएगा मैसूर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का काफी अनुसंधान कहां पर स्थित है। अब ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है, भारत का काफी अनुसंधान है या आपके कहां पर स्थित है, बताइए भाई, यहाँ पर बताइए इसका जवाब क्या बन जाएगा। तो 25 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा, थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन हम आपको अगर बता दें इनमें से क्या रख दें, यहाँ पर अगर हम आपसे बोले कि मैसूर अगर ऑप्शन में होता तो आप लोग जवाब दे सकते थे, चाहे कर्नाटक दे सकते थे ना। और कर्नाटक की बात करते हैं तो आपका ये जिला कौन सा है, चिकामंगलूर, क्या है, चिकमंगलूर है ना, मंगलूर। मंगलूर से आपको याद आया होगा कि जो बंगलुरु है कर्नाटक की राजधानी
बंगलोर है ना। तो तुक्का थोड़ा मारती तो आपका जवाब बन जाता मंगलूर बंगलोर, आपका कर्नाटक बन जाता है ना। तो ऑप्शन क्या होता है, ए नंबर आपका राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे लाया, ऐसे क्वेश्चन में तुक्का मारा करो यार सब लोग, है ना। इनमें तुक्का मारा करो, लेकिन कैसे, थोड़े सोच समझ के तुक्का मारा करो। चलिए बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो स्थित है कहाँ पर है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी जो आपकी है ये आपके कहाँ पर है। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा कहाँ पर बनेगा, ये पड़ता है आपकी रायबरेली में। कहाँ पर, रायबरेली में। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका होगा रायबरेली। रायबरेली में एक आपका है कौन, तो आपका फुर्सतगंज, वहाँ के लोग बहुत फुर्सत में रहते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, फुर्सतगंज हो जाएगा। फुर्सतगंज रायबरेली में आपका है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर दिया है WHO का जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है। बच्चे बच्चे के जवान पर रटा होगा, ये आपका है क्या, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर जवाब आ रहे हैं तो लगभग सभी के सही हैं। यहाँ पर WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का है कहाँ पर, तो आपके ऑप्शन बी आपके जिनेवा में है, जो कि आपके कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में आपका है ना। जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल, ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा। परमाणु ऊर्जा आयोग का जो गठन किया गया ये कब किया गया था। चलिए इसका भी जवाब आप लोग सही जवाब दीजिएगा। सभी लोगों से यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोग जवाब दोगे, क्योंकि क्वेश्चन हमने दोबारा से आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट आपका ए नंबर, अगस्त 1948 में। कब गया, अगस्त 1948 में ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, कह रहा है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। चलिए इसका भी आप दीजिए, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है, देहरादून में है या बेंगलुरु में है या हैदराबाद या आबू। देखिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, तो आपके हैदराबाद में है। कहाँ पर है भी, तो आपके हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जिसे हम लोग कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, है ना। हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक है ना, याद रहेगा, जो कि आपकी पुलिस सेवा के अधिकारियों को क्या देता है, प्रशिक्षण देता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा क्वेश्चन, कह रहे कितना सुना देते हो। चलिए बताइए, भारत में वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अरे स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके नहीं आएगी तो बताओ क्या होगा, है ना। इसलिए मजबूत करना है हमें। यहाँ पर बताइए वन अनुसंधान कहाँ मिलेंगे, वन मिलेंगे आपके कहाँ पर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर आपके भोपाल में दे रहे हैं। भैया भोपाल में कैसे हो जाएगा, यहाँ पर वन जो मिलेगा तो हमारे ट्रिक के अनुसार आप जाइएगा। तो यहाँ पर वन होते हैं क्या, हरे भरे वन होते हैं क्या, हरे भरे होते हैं। और हरा भरा कहाँ पर है, तो आपके देहरादून का है, देहरादून। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलिए विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर 31 नंबर आपसे पूछा गया है, 31 नंबर का जवाब पूछा गया विश्व बैंक का मुख्यालय। तो आपको जवाब पता होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, ऑप्शन बनेगा आपका बी वाशिंगटन डीसी में। स्थापना पूछे तो आपको बताना है कि 1944 में। कब हुई थी सर, 1944 में स्थापना की गई थी। अगर कुछ उद्देश्य क्या था तो याद रखिए उत्पादन एवं विकास, है ना, वो प्रोत्साहन देने के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर बता दीजिएगा। तो जवाब आपका बनेगा क्या, ये बनेगा ऑप्शन सी आपके नागपुर में है। कहां पर है, तो आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, नागपुर में है, नागपुर में आपका है। ठीक है, और आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर आपका क्वेश्चन आ गया है, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहां पर है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके कहां पर स्थित है। चलिए इस प्रश्न का जवाब देना है, चर्म अनुसंधान पूछा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि चर्म प्रसंस्करण चमड़े के सामानों का निर्माण किया जाता है ना। और इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। और आपका जवाब बनेगा यहाँ पर सी नंबर आपके चेन्नई में है। कहां पर है, चेन्नई में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा, देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही आपका क्या हो सकता है। और इस प्रश्न में देखा जाए तो नाक बचाने वाली बात है कि इसका जवाब आप लोग क्या आपने हमेशा पढ़ा है ना। तो भैया हमेशा पढ़ा है तो आप जवाब सही दो। फिर नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहां बांटे जाते हैं, तो आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। तो क्या आप लोग होश में आप लोग जवाब दे रहे हैं ना, अपने होशों और हवास के साथ अगर जवाब दे रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल सही दिया है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका हो जाएगा बी स्टॉक होम में हो जाएगा, है ना। बिल्कुल जवाब आपने बिल्कुल सोते हुए नहीं जागते हुए दिया है ना। स्टॉक होम आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ, एक पॉइंट आपका पूछा जाता है क्या, जो कि बहुत जरूरी है। जरूरी ये है कि नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है, ठीक है, नोबेल का जो शांति पुरस्कार होता है वो नार्वे में दिए जाते हैं। कहाँ पर भाई, नार्वे में दिया जाता है। नार्वे में पड़ता है ओस्लो। कहाँ पड़ता है, तो आपका ओस्लो पड़ता है, ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, और अन्य सभी जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो स्टॉक होम में, स्टॉक होम का पड़ता है तो आपके स्वीडन में पड़ता है। उम्मीद है सभी आपको पॉइंट सही आपका आ गया होगा, है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। बताइए भाई यहाँ पर नोबेल का पुरस्कार जो दिया गया था, है ना, प्रथम नोबेल पुरस्कार वो किस विषय के लिए दिया गया था। चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या बन जाएगा। यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन आपका ए नंबर, कह रहे हैं साहित्य के लिए दिया गया था। अच्छा, साहित्य के लिए किसको दिया गया था, कोई है जो जवाब दे सकता है इसका। अगर पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। ठीक है, आराम आराम से पढ़िए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम अपने पास है ना। तो देखिए यहाँ पर साहित्य के लिए दिया गया था और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, है ना, गीतांजलि के लिए। और कब दिया गया था, तो 1913 में। कब दिया गया था, 1913 में दिया गया था। और एशिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, आपके सामने आपका आ चुका है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर 37 का जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी, आपके संगीत के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा कि आपके ग्रैमी पुरस्कार संगीत क्षेत्र में जो सर्वोच्च सम्मान है ना, संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है ग्रैमी पुरस्कार। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो पहली महिला थी वो आपकी कौन थी।
चलिए पहली महिला आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका कौन सा डी नंबर आशा पूर्णा देवी, जो को हमने आपको ये क्वेश्चन आपको बताया भी है, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया भी था। कह सकते हैं कि आपके कब 1976 में आपका दिया गया था। चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं आगे क्या जिंदगी है। आगे यहाँ पर दिया है दादा साहब फाल्के आ चुके हैं। चलिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था, ये आपसे पूछा है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर आपका श्रीमती देवकी रानी। ऑप्शन क्या बन जाएगा, श्रीमती देवकी रानी आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। अच्छा भैया, तो यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़कर देखते हैं कि आगे क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या जवाब बनेगा। यहाँ पर जवाब आपका अगला है, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। बताइए भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी कौन थे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज होते हो या नहीं होते हो, क्योंकि यहाँ पर आपका नेल्सन मंडेला भी है और आपका खान अब्दुल गफ्फार का भी है, एनी बेसेंट भी है और दलाई लामा भी है। तो चलिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर और ऑप्शन डी, यहाँ पर घनघोर आपका कह सकते हैं टक्कर हो रही है। ऑप्शन यहाँ पर कह सकते हैं मिल गया है, जवाब डी दे रहे हैं। तो देखिए 40 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सही आंसर होगा डी नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसे दिया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, जो कि आपका दिया गया था 1987 में। कब, 1987 में दिया गया था, ठीक है ना। नेल्सन मंडेला को जो दिया गया था वो 1990 में दिया गया था, है ना, जो कि दूसरे विदेशी थे, है ना। ये थे विदेशी लेकिन दूसरे विदेशी थे, इन्हें 1990 में दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर हमें पता नहीं क्या छुट्टी करना भी है। चलिए बताइए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। यहाँ पर बताइए भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न पूछा गया है, भारत रत्न पूछा गया है। यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 41 का जवाब आ रहा है, ऑप्शन बी आपकी इंदिरा गांधी। कौन थी भाई, तो आपकी इंदिरा गांधी थी। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा बी नंबर, क्या बन जाएगा, बी नंबर 71 में दिया गया था। कब दिया गया था, 71 में दिया गया था, ठीक है। चलिए और अच्छा, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी, है ना, और मदर टेरेसा, है ना, लता मंगेशकर, ये 1980 में दिया गया था ना, 2001 में दिया गया था, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इसका 42 नंबर का राइट क्या हो जाएगा। तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आ रहा है बछेंद्री पाल, है ना। जवाब क्या बनेगा, बछेंद्री पाल आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। न्यूक्लियर की बात करते हैं तो आपका जवाब तुरंत आ गया है, होमी जे भाभा, है ना। मतलब आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर आपका हो जाएगा, जो कि आपका डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, है ना। वे परमाणु आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे, ठीक है, परमाणु आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1966 में। कब हुई थी, 1966 में वायुयान से इनकी दुर्घटना हुई थी, और वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, होमी जे भाभा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, क्वेश्चन आपका दिया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। यहाँ पर आपका जवाब तो सभी को पता ही होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो मनाते हैं, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 5 जून हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, थोड़ा और क्वेश्चन बचे हैं कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल, है ना। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर 22 अप्रैल आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा, 22 अप्रैल को मनाया जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था ने अक्टूबर 2 को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया। ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो कि 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ये कौन सी आपकी संस्था है जिसने घोषित किया था। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा आपका ए नंबर संयुक्त राष्ट्र महासभा, है ना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आपको मिलेगा। यहाँ पर लाइक से भी बढ़ते रहिए भाई, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं लाइक से भी बढ़ाइएगा। चलिए यहाँ पर बताइए साड़ू की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। चलिए यहाँ पर साड़ू की लड़ाई भी होती है भाई, याद रखिएगा। और कहाँ पर होती है, तो आपके स्पेन में होती है। कहाँ पर, आपकी स्पेन में होती है। अच्छा ये बताइए भारत में भी एक राज्य है, भारत में भी क्या है, एक राज्य है जहाँ पर साड़ू से लड़ाई होती है ना। वो आपका कौन सा है, तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा, है ना। तमिलनाडु है, वहां पर भी इसी प्रकार से आपकी लड़ाइयां होती रहती हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ जिसे बोलते हैं जल्लीकट्टू, क्या बोलते हैं, जल्लीकट्टू बोलते हैं। बहुत अच्छे, बेहतरीन। चलिए कह रहा है वन महोत्सव किससे संबंधित है। वन महोत्सव किससे संबंधित है, पेड़ काटने से है, पेड़ लगाने से है, या फसलों के वृद्धि से, या पौधों का संरक्षण से है। जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 48 का डी, 48 का ए, 48 का बी। मतलब देखा जाए काफी इसमें कंफ्यूज में लगे हुए हैं, और इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी। आपके पेड़ लगाना ये वन महोत्सव से संबंधित आपका है, जिससे प्रकृति को हरा भरा कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर वर्ष 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी क्या थी। चलिए भाई पाकिस्तान की राजधानी के बारे में आप लोग जानते होंगे, बताइएगा 1959 तक पाकिस्तान की जो राजधानी थी वो आपकी कौन थी। तो देखते हैं इसका जवाब जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका 49 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा, कराची थी। क्या थी भाई, कराची थी। देखो यहाँ पर जवाब कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, या देखिए कराची थी, है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपकी राजधानी इस्लामाबाद भी थी, है ना। 1967 में नई राजधानी इस्लामाबाद बनाई गई थी, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपका जवाब आ गया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंगारू देश का राष्ट्रीय प्रतीक बताइए। बस थोड़े से और क्वेश्चन आपके बचे हैं। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपके ऑस्ट्रेलिया का। कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा जवाब। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य है। गोवा का लोक नृत्य पूछा गया है, और गोवा का लोक नृत्य कौन सा है, फगुआ है, फुगड़ी है, बिहू है, या माच है। तो याद रखिए फुगड़ी, क्या है, फुगड़ी, फुगड़ी करता है। ऑप्शन बी इसका जवाब राइट हो जाएगा। बिहू है असम का। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता। बताइए दूसरी बार पुरुषों का जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीता था वो कब जीता था। यहाँ पर जवाब सही क्या बनेगा,
कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर, तो हो सकता है गलती से भी लग गया हो, है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 2011 आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं। तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं ऑप्शन डी 28 फरवरी। क्या 28 फरवरी आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा क्या है बताइएगा, जापान की मुद्रा। चलिए तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है एन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जापान की मुद्रा क्या है, एन है। अच्छा कैसी मुद्रा होती है, तो आपने यूट्यूब में देखा होगा कभी कभी, इस प्रकार से चित्र बना हुआ आपने देखा होगा और ऐसे ऐसे होती है, ये जापान की मुद्रा की। क्या दोस्तों, पेड एग्जाम 2023 की बेहतर तैयारी करने के लिए आ गया है यहाँ पर कम्बो ऑफर, सबसे कम दाम, यूट्यूब में सबसे सस्ता कोर्स, सबसे अच्छा कोर्स 2023 की अपडेट। यहाँ पर चाहे मॉडल पेपर हो चाहे आपकी थ्योरी हो, यहाँ पर थ्योरी अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर वन लाइनर भी पढ़ने को मिलेगा, थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगी, और आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट पेपर होंगे, हर एक सब्जेक्ट के आपके 200 क्वेश्चन होंगे, उसका डिस्क्राइब भी आपको मिलेगा। साथ में 40 मॉडल पेपर भी रखे गए हैं, जिसमें से आपको मैथ भी होगा, रीजनिंग भी होगा, और उसके नीचे कुछ आंसर की भी होंगे, जिसके तरीके से फास्ट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप 10 दिन के अंदर इस पूरे कोर्स को पढ़ सकते हैं, मात्र 10 दिन में, और बेहतर स्कोर आप लोग ला सकते हैं। सबसे बेस्ट आपका यही है, जो कि देख सकते हैं कि आप देखेंगे एक चॉकलेट के बराबर है, एक रिचार्ज के आधे दाम पे आपको रख दिया है, ताकि आपको यह समस्या ना हो कि नहीं हमने बहुत पैसा यहाँ पर दिया है। आप यहाँ पर जब जुड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि सर ने तो बहुत कम पैसा लिया है और इतना कोर्स अच्छा कैसे दे दिया है। ठीक है ना, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए और बेहतर तैयारी करिए। धन्यवाद।